माशाल्लाह से हमारे यहाँ सीमेंट 2 नंबर भी बहुत है। हाँ, ऐसे ही तो स्काई रॉकेट है और फिर भी 2 नंबर ही चल रही है इसमें। यही डिज़ाइन आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह पता क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सर्जन से अपना ऑपरेट करवाने की बजाय उसके कंप्यूटर से कहे आप भाजी तू कर दे, वो कहेगा यार मैं पिछले 20 साल तो सर्जन नाल लगे हैं, इंज कटदा है इंज बदलदा है ते पैक करदा, तानू कहंदा जाओ। ठेकेदार के पास क्या एक्सपीरियंस है? अगर उससे पूछ लें कि जी आपके बताएगा नहीं फीता भी नहीं, वो कहेगा जी मेरा तजर्बा है और मैंने 40 साल हो गए ने, मेरा प्यो मिस्त्री सी, अगो मैं मिस्त्री हाँ, मेरे अगो बच्चे, और सानू तो पता है। जब बढ़ जाता फिर कहते ओ बस जी की करिए। Assalamu alaikum khawateen और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। टुडे आई हैव इनवाइटेड अ स्पेशल गेस्ट। ये स्पेशल इस वजह से हैं कि हमारी आज की इस पॉडकास्ट के अंदर जो डिस्कशन होने जा रही है ये हम में से हर उस एक शहरी की ख्वाहिश है जो कि कुछ असर रसूख रखता है या जो अपना घर बनाना चाहता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड। टीम ओवरसीज़ के CEO हारून हनीफ को मैंने आज दावत दी है और इनसे डिटेल में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं एक कॉमन पाकिस्तानी के, एक कॉमन शख्स के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से घर बनाते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें जो मुख्तलिफ इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम। हारून, बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं इस डोमेन के अंदर, उस पर भी मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। और इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से अगर हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले थैंक यू जज़ाकल्लाह अहमद भाई। दूसरा ये है कि शुक्र है कि आपने इस इंडस्ट्री की तरफ भी फोकस किया, वरना नॉर्मली इसके ऊपर बात उस तरह से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मसाइल भी ज़्यादा हैं और समझा ये जाता है कि शायद इसका ये ठेकेदारों का काम है या ये एक ईंट बजरी का काम है, इसमें क्या करना, और वही पुराने ज़माने की जो पुरानी टेक्निक्स चल रही हैं वही चल रही थी। लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें एडवांसमेंट हुई है, तो थैंक यू। और ऑनेस्टली ये डोमेन जो है ये हर शख्स के दिल के बड़ी करीब है, क्योंकि कौन ऐसा शख्स होगा जो वसाइल रखता है और वो अपना घर ना बनाना चाहता हो। ये एक पहली ऐसी ख्वाहिश होती है किसी भी एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ पैसे हैं, वो चाहता है जी सबसे पहले मेरा अपना घर होना चाहिए। घर तो होना चाहिए, लेकिन इस डोमेन के अंदर जो कुछ हो रहा था पिछले 20-25 साल से वो सबको पता है। वो एक टैग लगा हुआ था जी ठेकेदार दा बने हुआ कार नहीं लेना, ठीक है। तो उस टैग को आप लोगों ने, जो न्यू जनरेशन आई, आप लोगों ने इसको चेंज किया, तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हारून मुझे ये बताइएगा कि टीम ओवरसीज़ ये है क्या बेसिकली? अच्छा, हम ना पार्टनर्स हैं। हम कुवैत से हैं, बचपन सारा कुवैत में गुजरा, वहाँ से हम लोग स्कूल फ्रेंड थे, फिर यूनिवर्सिटी में गए, अपना अपना पढ़ा, और तो चूँकि ओवरसीज़ से थे, पाकिस्तान आए, मिलके यहाँ काम स्टार्ट किया, तो ओवरसीज़ थे, टीम थी और ओवरसीज़ वाले थे, तो टीम ओवरसीज़ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नाम रख लिया। ठीक हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, यू मूव बैक टू पाकिस्तान, तो फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि सारे बाहर से आए हैं तो लेट्स बिल्ड एज ए टीम और इसको आगे लेके चलते हैं। उसका नाम भी टीम ओवरसीज़ पड़ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है हारून, इससे पहले हम आगे जाएं, मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट है पॉडकास्ट का कि मैं पहले आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि वेयर वर यू बॉर्न और आपकी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से हुई, देन विल मूव टू द प्रोफेशनल लाइफ। ठीक। अच्छा, मेरी जो पैदाइश है वो है रहीम यार ख़ान में, ठीक है, और मैं 3rd क्लास तक वहीं पढ़ा। वहाँ पे एक स्कूल था अल नुसरत पब्लिक स्कूल, और वहाँ से फिर चूँकि वालिद साहब बाहर थे, कुवैत में थे, तो हम मूव कर गए कुवैत। वहाँ कुवैत में मैट्रिक वहाँ की, सेकेंड ईयर वहाँ की। अब कुवैत में सेकेंड ईयर के बाद आगे फिर कोई स्कोप नहीं है यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन का, फिर हमें मूव करना पड़ता है या पाकिस्तान में या कहीं आप ओवरसीज़ चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ। तो पाकिस्तान आ गए। तो जब पाकिस्तान आना था तो फिर हमें सिलेक्शन करनी थी कि हम किस शहर में जाएंगे, लाहौर का तो मैं था नहीं। तो मुझे याद है कि जब हमारे टीचर्स भी थे वो भी कहा करते थे लाहौर चले हो, लाहौर छड़ेगा नहीं, तानू वापस नहीं आ सकोगे। कुवैत से जा रहे हो, लाहौर जा रहे हो डिग्री के लिए, वापस नहीं आ सकोगे। बहरहाल ये पहली बार मैं लाहौर आया था 2002 में, तो लाहौर आके अपनी स्टार्ट की। मैंने वैसे BBA किया हुआ है, पाक एम्स यूनिवर्सिटी है गुलबर्ग में,
तो उसके बाद फिर जब ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो फिर साथ ही आगे कुछ कहीं नहीं, फिर काम में आ गया, फिर एक काम दूसरा काम, तो तब से बिज़नेस में ही है। लेकिन फिर वापस नहीं गया, अब लाहौरी हो गए, अब लोहड़ी हो गए। लोहड़ी हो गया। अच्छा जी। मुझे ये बताइएगा कि टीम ओवरसीज़ कब आपने एग्जैक्टली एक ऑफिशियली फॉर्म की, क्योंकि काम तो आप लोग एज ए पार्टनर अलग अलग पहले से कर रहे थे ये, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का रूप इसको कब दिया आप लोगों ने? 2000 तकरीबन 7-8 से ही मेरे जो पार्टनर हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लेकिन सर्विस में नहीं थे। ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली इस कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की वो 7-8 से की हुई है। अच्छा, फिर 2011 में सर्विस में आ गए, यानी आपने घर बनाना है, हम आपको बना के देंगे, तो हम इस सर्विस में आ गए। तो ये 2011 में हुआ, लेकिन प्रॉपर जो कंपनी को एक कंपनी की शक्ल में रजिस्टर करवाया गया गवर्नमेंट के साथ, वो 2013 में गालिबन। 2013 में। उससे पहले आप लोग अपने बेसिकली प्लॉट खरीदते थे, उसके ऊपर अपना घर बनाया और उसको फिर सेल आउट करके देन यू मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन 2011-12 के अंदर यू गेट इनटू अ सर्विसिंग इंडस्ट्री के, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाना है तो आप बेसिकली मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे A to Z टर्नकी सॉल्यूशन देंगे। 100% बिल्कुल। अच्छा, इसको हम ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप एक घर बनाने का, जब भी आपका कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली पहले कॉन्सेप्ट ही आता है माइंड में कि यार मैं एक घर बनाऊंगा, ये लूँगा, उसके लिए जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक वो आती है लैंड एक्विजिशन। आपको जगह का तयन किस तरह से करना होता है, इसमें टेक्निकली अगर थोड़ा सा बताएं कि ज़ाहिर है आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आप एक घर की सोच आपके जहन में आती है। अच्छा देखें, अगर तो हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, डेफिनेटली ये पूरे, तो वो वहाँ पे डिफरेंट शहरों के लिए डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज हैं। तो अब हम फोकस थोड़ा सा मैं लाहौर पे कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लैंड एक्वायर करने के लिए आपका बजट है, सबसे बड़ी चीज़ बजट है कि आपका बजट क्या कहता है। फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर, मैं एक्सटेंडेड बात करता हूँ, 10 मरले के घर की हम बात करते हैं, 10 मरले का प्लॉट आपको 60 लाख का भी मिलेगा और 3 करोड़ का भी मिलेगा, सिर्फ प्लॉट की बात करो। ठीक है। तो सबसे पहले इंसान का बजट आ जाएगा। जब आपके बजट डिफाइन हो जाएगा, जी मेरा बजट है 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, फिर आ जाएगा कि मुझे इस बजट में कहाँ कहाँ पे चीज़ मिल रही है। सही। अच्छा, उसको अपनी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार कहाँ पे हैं। देखें ना, लाहौर बहुत बड़ा है, 60 किलोमीटर का वो है, इतना बड़ा लाहौर है कि आप कई महीने, समटाइम्स कई साल एक साइड से दूसरी साइड जाते ही नहीं है। जैसे डिफेंस वाले ये ठोकर वाली साइड, बहरिया वाली साइड आते नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो कभी बहरिया एंटर ही नहीं हुए, हालांकि वो पूरा शहर है, शहर के अंदर शहर है, DHA खुद एक शहर है, लेकिन कभी नहीं एंटर हुए, कभी हम दरून वाली साइड पे नहीं गए। तो लाहौर बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा बिज़नेस के करीब मैं लेना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली जो दूसरे मेरे रिश्तेदार हैं उनके करीब लेना चाहता हूँ, मेरे बच्चों की स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन का है मैं वहाँ लेना चाहता हूँ, या मेरे ठीक है ये चीज़ें मुझसे दूर भी हैं तो मैं अपने बजट में क्या लेना चाहता हूँ। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि पहले बजट है, बजट के बाद आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती है। फिर तीसरी बात है कि आप देखते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट कहाँ अच्छी हुई है, सोसाइटी में जाना चाहिए, सोसाइटी कौन सी अच्छी है। तो मेन जो है ना फोकस उसका, कम्युनिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जिस तरह देखें लाहौर में काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं, जिनमें ग्रीन फोर्ट्स एक है, हम वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी में एक सिंगल शॉप नहीं है, ठीक है, कोई बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, आपको बाहर निकल के जाना। अच्छा मैं बताऊँ, वहाँ वाले लोग भी नहीं चाहते हो, उसकी वजह वहाँ पे सबसे छोटा प्लॉट है 4 कनाल का। बिल्कुल। अब लोगों ने 4-4 कनाल को जोड़ा, 8 किया हुआ है, किसी ने 16 किया हुआ है, किसी ने, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पे, उनको ज़रूरत भी नहीं है कि उनके सोसाइटी में कहीं दुकान हो और वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही हो। वो कहते हैं हमें सुकून चाहिए, हम यहाँ पे आए इसलिए ताकि वो क्योंकि फॉर्म हाउस। लेकिन वो ठीक है आपकी बात। अब तो खैर ये एक सोसाइटी की बात हुई, और भी काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं। ये तो आप रिच क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, आप ले तो लेते हैं वहाँ पे अपना प्लॉट ले लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, बट लेटर ऑन यू स्ट्रगल विद दीज बेसिक थिंग्स। अब हर एक के पास घर में मुलाजिम तो नहीं है कि जाओ भाई जाके फार्मेसी से कुछ चीज़ लेके आओ, जाओ भाई तंदूर से रोटी लेके आओ। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जब आप रहना शुरू करते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स, स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं जब आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं। अच्छा इसमें ना, हाँ, अब आपका पॉइंट जो है ना, देखें, एक ये है कि मैं 40 लाख 50 लाख का आज घर या प्लॉट किसी अच्छी जगह पे परचेज़ करूं इसलिए कि मुझे वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, लेकिन मेरा बजट टाइट हो रहा है।
मैं उस पे कर्जा ले रहा हूँ कि लोन पकड़ रहा हूँ या अपनी कोई चीज़ बेच रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप अभी ले लेते हैं, पहले 2-3 साल आप इसमें परेशान होंगे, आपको इसके लिए परेशानी, लेकिन उसके बाद हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेक सिटी जी, लाहौर में लेक सिटी जंगल था, उसमें कोई नहीं था जाता, वहाँ पे इवन तंदूर भी कोई नहीं था, कोका भी कोई नहीं था, ठीक है। और उसके अच्छा सोसाइटी से बाहर आ जाएं तब भी कुछ नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने तब अपने बजट के मुताबिक वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, आज देखें वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ और बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है इस टाइम, ठीक है। तो फिर वही बात, एट द एंड आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है 10 साल का सोच के। आपने फ़ौरन नहीं देखना कि मेरे बच्चे की यूनिवर्सिटी आज कहाँ है, मेरा कारोबार आज का, आपने देखना है कि आपका बजट क्या कह रहा है और अगले 10 साल मुझे क्या होगा। तो अगर आप वो सोचते हुए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बजट में रहते हुए, तो वो वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट जैसे लाहौर में हो रही है, हाँ, हर 2 साल बाद नक्शा बदल रहा है। बिल्कुल। अच्छा हारून, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे हॉट कैटेगरी क्या है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के कारोबार उस तरह से नहीं चल रहे, तो सबसे हॉट कैटेगरी इस वक्त कौन सी है? 3 मरला है, 5 है, 7 है, कनाल है, 2 कनाल है? ऑन एन एवरेज, जाहिर है इसको हम कोई एक वो नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरलाइज आपके पास आते हैं लोग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कौन सी कैटेगरी है, स्पेशली अगर बड़ी सिटीज़ की हम बात करें? देखिए वैसे ना इसमें घरों में 3 मरला है, 5 है, 8 है, 10 है, कनाल है और फिर उससे ऊपर अगर हम वैसे परसेंटेज की बात करें ना, 3 मरला आप कर लें कि कोई 5-7% होगा। अब अच्छा इसको देखने के लिए हम बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को भी नज़र घुमाएं तो 3 मरला कितने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है, एक तो यहाँ पे मरला छोटा है, फिर LDA के बायलॉज थोड़े सख्त हैं कि अकोमोडेशन इतनी अच्छी मिलती नहीं है, ठीक है। तो वो फिर लोग कहते हैं कि यार हमने ज़मीन भी लेनी है, घर भी बनाना है, तो अंदर मिलेगा क्या, ठीक है। वो ऐसे ही है, नीचे घर है, फिर ऊपर दूसरे बेडरूम के लिए फिर ऊपर जाओ, उसके फिर ऊपर जाओ। दूसरा 5 मरला है, 5 मरला तकरीबन 50% 5 मरला है। अच्छा, 50% 5 मरला, हॉट सेलिंग 5 मरला। उसकी वजह ये है कि 5 मरला जो है एक अकोमोडेशन भी मुनासिब है जी। आपको 3 बेडरूम भी मिल जाते हैं, ड्राइंग भी, डाइनिंग भी, अटैच वॉशरूम भी, टेरेस भी, तो आपको एक गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाती है अंदर। 3 मरला में तो गाड़ी की पार्किंग भी, मेहरान से ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, वो भी जगह बनानी पड़ेगी। ट्रू। अच्छा उसके बाद 8 मरला है, 8 मरला बहुत कम है, शायद 2% होगी, इसकी तो कटिंग भी कम है ना, बहुत कम, मतलब 2% भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ 8 मरला को। फिर है 10 मरला, 10 मरला के अंदर यानी कि आपकी कोई 15-20% के करीब 10 मरला है कटिंग। अच्छा 10 मरला बड़ी अच्छी अकोमोडेशन, सबसे जो वैसे बेस्ट अकोमोडेशन है ना वो 10 मरला है मिनिमम में, जिसमें आपको 5 बेडरूम मिलते हैं। अगर आप ट्रिपल स्टोरी चले जाएं तो 7 बेडरूम भी हो सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छा, गाड़ी की पार्किंग भी, 2 गाड़ियों की पार्किंग भी मिल जाती है, तो सारा। इसके बाद कनाल है, वो बहुत कम है। वो आपको पता है कनाल में फिर लाहौर में रहते हुए या किसी भी बड़े शहर में बजट अब चला गया 6-7-8 करोड़ पे एक कनाल का, बिल्कुल, तो वो फिर वो जो है ना वो टाइट हो जाती थोड़ी। अच्छा इसमें जब हम बात कर रहे हैं मरला की, लाहौर के अंदर ये जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, उसमें 225 स्क्वायर फीट का मरला है, वेयर एज जो हमारे छोटे शहर हैं जिस तरह गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, यहाँ पे 272 का है। तो ये इसकी क्या मेन वजह है, क्यों चेंज किया गया? क्योंकि लैंड तो एक ही थी पहले, ये सारा एग्रीकल्चर लैंड थी, तो इसको 272 से 225 पे क्यों लाया गया? ये एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में आने वक्त उसको बस कम किया। रेजिडेंट जो एग्रीकल्चर लैंड है ना वो आज भी इतना ही है। इवन लाहौर में हम बैठे हैं, लाहौर में एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं, जो लाहौर ज़िला था वो लाहौर सिटी हो गया, ठीक है ना। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो सिटी बन गया। सही। अब यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलेगा। अच्छा हम इससे बाहर निकलें, जैसे ही हम उस साइड से चले जाएं फिरोजपुर रोड पे तो कसूर आता है, हाँ जी। इधर से चले जाएं रायविंड रोड से हमें रायविंड आ जाएगा जी। जैसे ही उनकी शुरू होगी 272 हो जाएगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड आज भी उतना है, ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल शुरू हुआ उन्होंने उसको थोड़ा सा छोटा किया। तो ये बेसिकली LDA की तरफ से किया गया या बिल्डर्स ने? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल। हाँ, ठीक हो गया, सही। इसमें भी सिर्फ LDA नहीं है, क्योंकि LDA तो सिर्फ लाहौर के लिए है ना, तो वो तो ओवरऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे, तो सही बेसिकली स्टेट लेवल पे इसको जो है ना थोड़ा सा स्क्वीज किया गया। अच्छा इसमें एक सबसे बड़ा हारून जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि खुद ज़ाहिर है मेरे भी वाल साहब इसी डोमेन से है, जो हम लोग देखते हैं कॉमन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो 95% आम आवाम को जिसके बारे में नहीं पता, वो है डॉक्यूमेंटेशन। इवन इस वक्त जितने सोसाइटीज़ के डीलर हैं, मैं बड़ी वसूख से और गारंटी से कहता हूँ 95% लोगों को पता ही नहीं डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। एक दो तरह की हमारे पास इस वक्त प्रॉपर्टीज़ है ना, एक तो है सोसाइटीज़
जो कि बड़ी स्ट्रक्चर्ड हैं, आप उनके ऑफिस में जाते हैं, सिंगल पेज आपको देते हैं, दैट इज़ योर ऑनरशिप। वेयर एज अगर आप LD की बात करते हैं, मैं लाहौर की अगर बात करूँ या इवन इस्लामाबाद के अंदर मेरा LCD है, तो इनका क्या एक पूरा पलंदा होता है फाइल का। अब उसके अंदर टन्स ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर देयर। इवन जो पहला फर्स्ट टाइम जिसने ख़रीदा था तब से लेके अब तक की उसकी अगर 10 लोगों को ट्रांसफ़र हुई, उन सब की फाइलें लगी हुई हैं। इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, पता ही नहीं है लोगों को। तो इसमें आप लोग एज ए रियल स्टेट डेवलपर, मैं रियल स्टेट एजेंट की बात नहीं कर रहा, क्या ये आपकी डोमेन में आता है या ये प्योरली एक रियल स्टेट एजेंट का काम है? नहीं, वैसे हमारे डोमेन में तो नहीं आता, क्योंकि हमारी डोमेन कंस्ट्रक्शन की है, डेवलपमेंट की है। सही। ये आता रियल एस्टेट एजेंट की डोमेन में है, लेकिन इसको गवर्नमेंट अभी कर रही है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है, इसको डिजिटलाइज कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है, हो रहा है। अगले 3-4 साल में ये हो जाएगा और बहुत अच्छी पेपरों से जान छूट जाएगी। ओ सर जी, केड़े पेपरों तो जान छूटनी। LDA में जाओ, पीछे बड़ा सारा बोर्ड लगा होता है, से नो टू करप्शन, और नीचे बैठ के सेठ कह रहा होता है लाओ। तो ये मेरा नहीं ख्याल, ये जड़ों में हमारी जो है ना नैरो बोन में चलेगी, इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। देखिए, इतनी आसानी से तो नहीं वो निकलेगी, टाइम लगेगा आहिस्ता। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब से इन्होंने इसको कंप्यूटराइज किया है, कम भी हुआ है। अच्छा। आप हाँ, कम हुआ है। पहले क्या होता था, अगर हर चीज़ मैनुअल है ना, हम जाते थे, पहली बात तो समझ ही नहीं आती थी कि जाना कहाँ है, किस काउंटर पे जाएंगे, किसको क्या बोलेंगे, क्या लेंगे। लेकिन अब ये है कि क्लियर है कि भाई एक साइड से आपने पर्ची लेनी है, इस काउंटर पे जाके आपने उन्हें कहना है कि जी ये मेरी फाइल है, ये मैंने ऐसे ट्रांसफ़र लेना है। दूसरे काउंटर पे जाएंगे, पिक्चर खींचेगी, थंब लगेगा, बायोमेट्रिक होगी, तो बेहतरी आ रही है। लेकिन यस, अभी इसमें टाइम लगेगा। दूसरा जो मेन आपका सवाल ये था, जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं बड़ी अच्छी, वहाँ पे तो ये मसले ख़त्म हो गए। इसी वजह से लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोसाइटीज़ की तरफ जो है ना, उनका रुझान है। उनको पता है कि हम पाकिस्तान में नहीं भी हैं ना, हम चीज़ परचेज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। वो उनके जो पावर ऑफ टर्नी बनती है एम्बेसी के थ्रू, और यहाँ पे कोर्ट में उसका वो होती है रजिस्टर, और वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़ीरो तो नहीं मैं कह सकता, नील के बराबर है। ठीक हो गया। 99.99% बहुत चांस नहीं है वो। बाहर इशू ये है कि LDA में अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे आपने नाम लिया LDA का इशू क्या था कि अंदर के स्टाफ ने एक ही प्लॉट को 2-2 लोगों को बेचा हुआ था, 4-4 लोगों को बेचा हुआ था। मैं बाहर बैठा हूँ अमेरिका में, मैं खुश हूँ, पाजी मैं पैसे कर लेने तो मेरा प्लॉट है LDA कनाल दा। आप बैठे हैं यूरोप में, आप अपनी जगह खुश हैं, प्लॉट दोनों एक ही हैं। तो इस वजह से वो डेवलप भी नहीं हो रहा। लेकिन इस चीज़ों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ये फुली कंप्यूटराइज नहीं हो जाता, तब तक सेफ जो है ना प्राइवेट सोसाइटीज़ ही हैं, बदकिस्मती से। अच्छा, इसके बाद जब आपने एक लैंड ले ली, एक्वायर कर ली, आपने डिसाइड कर लिया जी इस जगह पे आप जाएंगे, यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कि आप जैसी उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है, तो एक नॉर्मल बंदा एक बिल्डर के पास जाना की कोशिश करता है, या जिसको हम पहली ज़ुबान में ठेकेदार कहते थे, वो ढूंढना शुरू करता है। अब इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि डिजिटल है, जिस तरह मेरी पॉडकास्ट का नाम भी थिंक डिजिटल है। आप लोग शायद मेरे मैंने जितना आप लोगों के बारे में पढ़ा है, आप लोग बेसिकली पायनियर थे जिन्होंने ये जितना नॉलेज था इसको यूट्यूब पर डालना शुरू किया। ठीक है, आप लोगों ने छोटी छोटी वीडियोस बनाई कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ग्रेव स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ईंट कौन सी लगनी चाहिए, सरिया कौन सा लगना चाहिए। तो इस डोमेन में अब मैं अगर आज गूगल पे बैठ के थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से बेस्ट डेवलपर इन लाहौर, तो मेरे पास उस तरह से रिजल्ट नहीं आते। तो इस डोमेन में क्या वजह है? आपके जितने कंपेटिटर, आप लोगों ने तो बड़ी अच्छी पोजीशनिंग अपनी की है माशाल्लाह, आपके जितने कंपेटिटर हैं वो उस तरह से पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे डिजिटली? अच्छा, हमारे यहाँ ना कंस्ट्रक्शन के दो वो हैं साइड्स। एक है बड़ी कंस्ट्रक्शन, सड़कें बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो प्राइवेट बड़ी उसके लिए रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, और वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ जो है ना, वो उनका सारा ऑनलाइन प्रेजेंस भी है और वो सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ है हमारे आम आवाम, जिन्होंने घर बनाना है, जिन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है। अब उसके लिए पिछले आज से नहीं कई सालों से, चले हम ज़्यादा पीछे नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, हमने अपने बड़ों को भी यही देखा कि एक ठेकेदार है, कोई मिस्त्री है, उसको जनाब आपने सुबह की चाय देनी है, दोपहर का खाना देना है, शाम की चाय देनी है, वो आएगा, दिहाड़ी पे काम करेगा, आप उसको मटेरियल देंगे, घर बनेगा। वजह ये थी कि हम लोगों को, आज भी हम ये सोचते हैं कि घर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मटेरियल पकड़ना है, मिस्त्री को देना है और उसने लगा देना है, बिल्डिंग खड़ी हो जानी है। सही। जबकि ये बड़ा टेक्निकल काम है। ऐसा ही है। और वक्त जैसे जैसे गुजरा, अब पहले क्या होता था,
ड्राइंग नक्शा बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सादा पेपर पे कॉपी पेंसिल पे खोल लेते थे, अच्छा जी हमारा प्लॉट इतना डीप है, इतना विड्थ है, इतनी लेंथ है, पेंसिल पकड़ी, इधर ये बच्चे का बेडरूम, इधर साथ वॉशरूम होगा, इधर ये होगा। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, अब बड़ी इसकी ड्राइंग्स बनती हैं, इसके अप्रूवल्स होते हैं और अब इसमें लोग आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, घर बनाने के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? 3 चीज़ें हैं। एक है आपका मटेरियल आपको चाहिए, दूसरा है आपको लेबर चाहिए, तीसरा है आपको सुपरविज़न चाहिए। पहले क्या होता था, हम मटेरियल ख़ुद परचेज़ करते थे और लेबर जो है वो ठेकेदार साहब को हायर करते थे। सुपरविज़न का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि वो ड्राइंग में क्या लिखा है, फाउंडेशन कैसी बननी चाहिए, कितनी एक्सकवेशन होनी चाहिए, कितनी उसमें पैड बनना है, उसकी क्या रेशोज़ होनी चाहिए, ज़मीन नीचे नरम है, सख्त है, आपने वहाँ राफ्ट बनानी है, फुटिंग बनानी है, नहीं बनानी है, कुछ नहीं पता। और मोस्टली इसमें जो प्रॉब्लम आती थी ना, आपने 50 लाख का बजट बनाया, लेकिन जब आपका घर मुकम्मल होता था आप 70 लाख पे पहुंच जाते थे। वो 20 लाख कहाँ गया मालिक को पता ही नहीं। नहीं, 70 लगता था ना, वो सही लगता था। इशू उसमें नहीं था कि आपका 50 का उठ के 70 पे गया, बिल्कुल भी नहीं। इशू ये था कि वो 50 का लगेगा, आपने बजट बनाया, ये आपको बताया किसने? ठेकेदार ने। अब ठेकेदार के पास क्या एक्सपीरियंस है? अगर उससे पूछ लें कि जी आपके बताएगा बस। नहीं, फीता भी नहीं, वो कहेगा जी मेरा तजर्बा है और मैंने 40 साल हो गए ने, मेरा प्यो मिस्त्री सी, अगो मैं मिस्त्री हाँ, मेरे अगो बचे, और सानू तो पता है। जब बढ़ जाता फिर कहते ओ बस जी की करिए, अल्लाह दी मर्जी। तो असल में होता ये था। अब थोड़ा सा जैसे अब आपने हमारी बात की डिजिटल होने की, हम ना जब हम इसमें आए तो हम ये चीज़ देख रहे थे कि लोग ना बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को लेकर आते थे कि देखें जी उसने 50 कहा था अब 70 हो गया, उसने ये चीज़ कही थी ये नहीं लगाई, ऐसे कहा था ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे, तो बड़ी परेशान। तो जो मेरे पार्टनर हैं मोहसिन, वो बेसिकली बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं, तो उन्होंने ना बुक लिखना शुरू की। अच्छा। कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि मैं जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, इसकी पूरी बुक लिखना शुरू की। हाँ, बेसिकली जो आर्टिकल आपके 200 आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं आप लोगों ने वेबसाइट पे। अच्छा, वो हुआ ये कि वो बुक लिखना शुरू की। वो क्या होना, जब अपने कामों से वेले होना तो घंटा बैठ गए और लिख लिया। कभी कभी 2-2 हफ्ते नहीं लिखनी। मैंने पूछना यार मोहसिन लिखा नहीं, यार बुक लिख, कोई आमद होती है ये ऐसे थोड़ी है कि मैं कि अच्छा 2 साल 3 साल से वो लिख रहे थे। मैंने एक दिन ऐसी बात हुई, मैंने कहा यार ये बुक लिख रहे हैं, ये कब पब्लिश होगी जब ये जो मेथड आप लिख रहे हो ये आउटडेटेड। तो मुझे कहने लगे यार फिर क्या करूं, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो फिर हमारा म्यूचुअली ऐसे जैसे मशवरा होता है, तो बात हुई कि ना आर्टिकल इसके जो है ना पोस्ट करना शुरू करते हैं। हमने वेबसाइट बनाई, फेसबुक पेज बनाया। जो फॉर एग्जांपल लैंड, आपका पहला सवाल ही था लैंड एक्वायर करनी, उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उसके ऊपर एक आर्टिकल जो उसका लिखा हुआ था ना, उसको जो एक चैप्टर लिखा हुआ था कह लो टॉपिक का, उसको आर्टिकल की शक्ल में चढ़ा दिया अपनी वेबसाइट पे और फेसबुक पे। फिर था कि जी आपने ड्राइंग्स कैसे बनवानी है, उसका आर्टिकल अपलोड कर दिया। फिर फाउंडेशंस कैसे बनानी है। अच्छा, ये सिलसिला हमारा चलता रहा, 1-1.5 साल ये चलता रहा। रिस्पांस भी आया, लेकिन हमें हमारे लोग, अच्छा फिर वो थे भी सारे इंग्लिश में। अब हमारे यहाँ पे इतनी मेहनत कौन करे, लंबे लंबे आर्टिकल कौन पढ़े। तो फिर एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, हम इन आर्टिकल्स की वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। सही। तो फिर हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया और कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने वीडियो बनाना शुरू की। 8 से 10 मिनट का हमने वो रखा वीडियो का टाइम। डिटेल के लिए हम अपनी हर वीडियो में कहते थे कि आप हमारा आर्टिकल पढ़ें। अब आर्टिकल है फ़र्ज़ करें 2 पेजेस का, वीडियो है 8 मिनट की, उसमें एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। तो फिर हमने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि आप ज़मीन कैसे लेंगे, आपने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, लेबर कैसे हायर करनी है, मटीरियल कौन सा होना चाहिए। इवन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मटीरियल की क्वालिटी कम इम्पोर्टेंट है इसमें। ये बड़ा मटेरियल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मसलन आप 10 मरले का घर बना रहे हैं, 10 मरले के घर में आपकी रिक्वायरमेंट है 6 टन सरिये की, 5 टन सरिये की। आप टॉप क्लास स्टील, टॉप क्लास ग्रेडिंग भी अच्छी, उसकी ब्रांड भी अच्छा आपने ले लिया, लेकिन अगर आपने क्वांटिटी पूरी नहीं डाली तो वो ब्रांड क्या करेगा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अभी मिसाल के तौर पे जिस तरह ईंट की अगर बात करें तो ये बड़ा कॉमन सा इसके अंदर है जी, अव्वल लाइए, दोम लाइए, सोम लाइए। आप ये कह रहे हैं कि अव्वल
लगा दी, ठीक है, लेकिन अगर आपने ईंट की वैसे ही वो छोटी ले ली, जिस तरह इसमें साइज़ आता है, छोटे साइज़ में भी ईंट बनती है, वो ले ली, तो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल सारी रेशो ख़राब हो जाएगी। सीमेंट और रेत की जो मिक्सिंग आप करते हैं या इवन बजरी की जो मिक्सिंग करते हैं, उसमें अगर गड़बड़ कर दी तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली तो क्वालिटी का जो 70% उसकी क्वालिटी 80% डिपेंड करती है ना, वो क्वांटिटी पे करती है। उसकी मैं वजह, अब आपका घर बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम बना रहे हैं, आपका स्टील अगर हल्की क्वालिटी का है, ब्रांड अच्छा नहीं है, तो आपको नज़र आएगा ना जी। लेकिन अगर आपके 5 टन में मैंने 4 टन डाल दिया, आप एक ले मैन के तौर पे कैसे आप देखेंगे कि यार ये 4 टन है 5 टन, जब तक उसका वेट मशीन पे वेट नहीं होगा। अच्छा, बल्कि ये मेरा सवाल भी था, अब जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, इसमें अब यकीन करें कि जैसे ही कील मारते हैं दीवार के अंदर, तो वो कील अंदर धंस जाता है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ रेत ही रेत है इसमें, तो शायद सीमेंट का वो प्रॉपर नहीं हुआ। अगर पुराना घर ले रहे हैं या इवन नया भी बनवा रहे हैं, एक लेमैन, कॉमन मैन, वो कैसे जज करेगा कि टीम ओवरसीज़ ने इसमें पूरी क्वांटिटी डाली है या नहीं? ठेकेदार साहब जो अगर उनसे बनवा रहे हैं, उन्होंने पूरी क्वांटिटी डाली है या नहीं? इसमें कोई मेजरमेंट का कोई है टूल कि जिससे हम एक आइडिया ले सके? कॉमन मैन देखें, सर पे चढ़ के तो खड़ा नहीं होना बंदे ने, वो चाहे ठेकेदार हो या एक प्रॉपर कंपनी हो, उसने तो ट्रस्ट बेस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट दे दिया। अब वो एक कॉमन मैन कैसे इंश्योर करेगा कि ये वाकई ही क्वालिटी वो है जिसकी कमिटमेंट की गई थी? देखें, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, वो बन जाने के बाद पाकिस्तान में तो अभी तक कोई ऐसे टूल्स है नहीं। सही हो सकता है कि दुनिया में हो कि वो देख सकें। बन जाने के बाद बहुत मुश्किल है ये चीज़ चेक करना कि इसकी क्वालिटी और मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ था। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अभी कह रहा था, स्टील, आपका जो आपने घर लिया उसमें जो लेंटर डला हुआ है, उस लेंटर की थिकनेस क्या है, उसमें स्टील कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुआ, एज़ पर ड्राइंग हुआ नहीं हुआ, नहीं चेक किया जा सकता। अच्छा, यूज्ड घर में हम जो चीज़ चेक कर सकते हैं ना, वो ये है कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं इसके जो कहीं क्रैक्स तो नहीं है, ये चेक। यूज्ड घर में यही होता है ना, ये चीज़ें आप चेक कर, लीकेज चेक कर सकते हैं आप, इसकी पाइपिंग चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, आप इसके फ्लोर्स चेक कर सकते हैं कि वहाँ कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं बैठा तो नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि यूज्ड घर को लेने के लिए अगर आप ओवरऑल एक अच्छा कोई इसका एक्सपीरियंस रखने वाला नज़र मारे तो वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि तसल्ली कर सकता है, एक आइडिया दे सकता है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि मटेरियल की जो क्वांटिटी है इसमें यूज्ड घर में भी और वैसे भी, तो मटेरियल की क्वालिटी के साथ साथ आपकी क्वांटिटी का बड़ा जो रोल है ना, वो मेन रोल 80% उसकी क्वांटिटी पे करता है। चाहे वो स्टील है, चाहे वो आपका सीमेंट है, चाहे वो क्रश है, चाहे वो सैंड है, फिर आपकी क्वालिटी भी है। आप हर चीज़ में क्वालिटी आ रही है, सैंड में क्वालिटी है, क्रश में क्वालिटी है, सीमेंट में क्वालिटी है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ सीमेंट 2 नंबर भी बहुत है। हाँ वो ऐसे ही तो स्काई रॉकेट है और फिर भी 2 नंबर ही चल रही है इसमें। देखें जी, जब 2 नंबर, अब फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का बैग सीमेंट है जी, अगर आपको 800 का मिले तो आप क्या करेंगे? और बेचने वाला कहानी सुना सकता, सर जी पुराना स्टॉक पे है, असी पुरानी बुकिंग कराई सी, मैनू कैश दी लोड है, मतलब मुझे अभी मैंने कैश पे देना है, लेकिन अभी फ़ौरन उठाएंगे आप। हाँ। तो वो बेचारे जो कैलकुलेशन करते हुए कहते हैं पैसे बच रहे हैं, अच्छा ले लें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जिस तरह हमारे यहाँ जो है लाहौर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ब्रिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई बिलीव आप। यही अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो वहाँ ब्लॉक है, कराची के अंदर भी शायद ब्लॉक ही यूज़ हो रहा है। तो ओवरऑल कितने टाइप की मेजर कंस्ट्रक्शन है हमारे पास इसमें? देखें, मेन जो है जैसे पंजाब है, जहाँ स्ट्रेट जगह हैं और हार्ड सरफेस है, वहाँ पे ना ब्रिक स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक आप सिर्फ दीवारें बनाएंगे ईंटों की, उसके ऊपर आप आरसीसी लेंटर डालेंगे। ठीक है सर, ये सीमेंट वाला सही है। ठीक है। अब आप चले जाएं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की जो एक तो वो अर्थक्वेक जोन है। ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड है कि जब भी इस इलाके में ज़लज़ला आएगा तो यहाँ पे बिल्डिंग्स हिलेंगी, बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट आएगा। तो वहाँ पे उन्होंने जो मेथड रखा हुआ है वो फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि वो फाउंडेशन में उसकी कंक्रीट डलेगी, सही, सरिया भी और कंक्रीट भी, यानी स्टील के, जिसको आरसीसी हम बोलते हैं। उसके बाद कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। कॉलम्स के दरमियान में बीम्स डलेंगे। ओके। बीम्स के ऊपर जाके लेंटर डलेगा। इसको मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ। एक घर है जो सिर्फ ईंटों का बना है, अगर जलजला आ गया और वो फर्ज करें खुदा ना खास्ता वो ऐसे हुआ ना हिला, तो वो उसी साइड पे सजदे में चला जाएगा। सही है। लेकिन अगर बिल्डिंग बनी हुई है फ्रेम स्ट्रक्चर की, सही,
तो सरिया तो लचक लेता है ना, तो वो उसकी एक कैपेसिटी है कि अगर वो आता है ना तो ऐसे ऐसे झूल के ना अपनी जगह वापस खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से जो एरियाज़ जैसे इस्लामाबाद और ऊपर के जो एरियाज़ हैं, जो अर्थक्वेक जोन है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। कोई चोरी बना ले, गवर्नमेंट को नज़र ना पड़े, अलहदा बात है, लेकिन वो अपना नुकसान कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर। फिर आ जाते हैं कराची। कराची चूँकि वहाँ पे समुंदर है, उसकी वजह से वहाँ पे जो नीचे ज़मीन है वो बहुत नरम है। वहाँ पे ज़लज़ले तो उस तरह से नहीं आते, लेकिन वहाँ पे ब्रिक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जहाँ पे ज़मीन नरम हो, वो स्ट्रेंथ ना हो, बेरिंग कैपेसिटी ना हो ज़मीन की, वहाँ पे भी फिर फ्रेम स्ट्रक्चर और नीचे फुटिंग और राफ्ट में जाना पड़ता है। अच्छा, आपने फ्रेम स्ट्रक्चर की बात की और अर्थक्वेक के साथ आपने रिलेट किया। अब जिससे दुबई वगैरह में है या और भी इवन जापान के अंदर 8 तक के रेक्टर स्केल के ऊपर वो बेयर करती हैं, दुबई में 7 तक है। तो यहाँ कोई गवर्नमेंट का लॉ है कि इतने रेक्टर स्केल तक का आपने इसको इंश्योर करना है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने अपने एंड पे ज़रूर किया होगा। हाँ, गवर्नमेंट ये ज़रूर कहती है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसके कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट से वहाँ से अप्रूवल आता है। ठीक है। अब वो अप्रूवल ये होता है कि सबसे पहले तो ना सॉइल टेस्ट होता है। तो सॉइल इंजीनियर पहले सॉइल टेस्ट करता है कि यहाँ की ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी क्या है और वहाँ पे कैसा, इसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट के ऊपर, अब मैं ये वो मेथड बता रहा हूँ जो कि है, अब कोई अप्लाई करता नहीं करता एक अलग बात है, गवर्नमेंट ने एग्जिस्ट कर। तो सबसे पहले जो है सॉइल इंजीनियर अपनी सॉइल टेस्टिंग करता है और वो रिकमेंड करता है कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी ऐसी है और इसके ऊपर आपने ये ऐसे ऐसे फाउंडेशंस बनानी है और इसका पैड ऐसे बनेगा, थिकनेस ऐसी होगी, कंपैक्शन ऐसी होगी, पाइलिंग होगी नहीं होगी, जो भी। फिर उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। ठीक है। उसको पता होता है कि इस बिल्डिंग का वज़न कितना आएगा, कितनी थिकनेस का उसको कॉलम चाहिए, सरिया कौन सा चाहिए, उस स्टील की क्या उसकी गेज होनी चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, डायामीटर क्या होना चाहिए, वो उसके मुताबिक पूरा फिर उसका वो फ्रेम डिज़ाइन करता है। फिर उसके बाद बिल्डर जो है वो उसके अंदर उसकी कंक्रीटिंग और वैसे वो काम करता है। तो अब आपका जो सवाल था कि ज़लज़ले की बेरिंग कैपेसिटी और वो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, अब डेफिनेटली वो इंजीनियर्स का काम है, हाँ, वो फॉलो करे ना करे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जब कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, चाहे वो घर हो, पहले बल्कि हम रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं, फिर कमर्शियल पे आ जाते हैं। इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं कि आपको जब कहाँ से बेसिक शुरू करना है आपने, और ख़ासतौर पे ग्रेव स्ट्रक्चर तक आते हुए कितने मेजर स्टेप्स हैं जिनको एक कॉमन मैन को पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेप्स हैं, ये मुकम्मल करेंगे तो तब आगे जाएंगे हम? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंड वाला सवाल करने लग जाते हैं। सही। और उसके पीछे भागते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। घर बनाने के लिए ना 5 स्टेप्स हैं। ठीक है। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले लैंड एक्वायर करनी है, आपके पास है, आपने लेनी है। इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए आपने सही बंदे के पास जाना है और वो है कोई भी रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर। आप ऑनलाइन इस टाइम हर चीज़ आपको मिलती है, आप थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, आप अपना बजट, अपना एरिया डिफ़ाइन कर लें। हाँ, मुझे यहाँ प्लॉट लेना है, तो सबसे पहले आप अपना प्लॉट लेंगे, ट्रांसफ़र होगा, आपके नाम आ जाएगा, पोजेसन मिल जाएगा, ये स्टेप ख़त्म हो गया। ठीक है। सेकंड फेज़ में आप जाएंगे ड्राइंग्स की तरफ। आप सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट से अपनी ड्राइंग बनवाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक ड्राइंग बनाना है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तीसरा इसका एलिवेशन बनाना है। ठीक है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। यानी आपका घर दिखेगा कैसा, उसका अंदर से लेआउट प्लान कैसा होगा, रूम कहाँ होगा, किस साइज़ का होगा वॉशरूम, और तीसरा इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रेंथ कैसे डिज़ाइन होगा, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर करेगा। तो ये कम्बिनेशन एक जगह से आपको मिल जाएगा, आर्किटेक्ट के पास से आपको ये मिल जाएगा। तो लेकिन ये सेकंड फेज है, ये आपको करवाना पड़ेगा। सही। हम बेसिकली जो है ना, ये जिस तरह अभी ठेकेदार की बात की, उसमें मैंने देखा है कि अक्सर ये पार्ट मिसिंग है। अगर करते भी हैं तो उसमें ये इंजीनियरिंग वाला वो नहीं है, सीधी सीधी बस एस्थेटिक लुक बना के दे दीजिए, इस तरह का दिखेगा, एक नक्शा सा बना के दे देते हैं। लेकिन ये जो आप बात करें कि इंजीनियर भी इन्वॉल्व होगा, वो पूरी इसका लोड बेरिंग वगैरह सारा बताएगा, ये चीज़ मैंने देखी है कि मिसिंग है ठेकेदार के उसमें। अच्छा, इसमें भी ना मैं आपको, चूँकि पैसे इन्वॉल्व हो जाते, तो चूँकि ज़्यादा 50% लोग 10 मरला हैं, तो मैं इसलिए 10 मरला को फोकस लेकर जाऊँ। 10 मरला का जो डिज़ाइन है वो आजकल बन रहा है 1.5 लाख से लेकर कोई 2.5 लाख तक चार्ज कर रहे हैं आर्किटेक्ट। यही डिज़ाइन आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह पता क्या है, ये बिल्कुल ऐसा ही है
कि आप सर्जन से अपना ऑपरेट करवाने की बजाय उसके कंप्यूटर से कहे यार भाजी तू कर दे, वो कहेगा यार मैं पिछले 20 साल तो सर्जन नाल लगे हैं, इंज कटदा है, इंज बदलदा है ते पैक करदा, तुहानू कहंदा जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट्समैन के हत्थे चढ़ते हैं। सही सही सही। ड्राफ्ट्समैन बेसिकली अंडर काम कर रहा होता है आर्किटेक्ट के। तो आर्किटेक्ट चार्ज करता है, उसने 5 साल डिग्री की है, उसकी भी एफर्ट है, उसका आइडिया है, 5 साल डिग्री वाला और ड्राफ्ट्समैन 3 महीने ट्रेनिंग वाला लेवल नहीं हो सकता, क्वालिफाइड है ना बेसिकली वो डिग्री के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन जो है ना, ये बदकिस्मती भी है कि वो इसको 20,000 30,000 जहाँ कोई बकरा फंस जाए बस वो दे देते हैं। जबकि ये कॉन्सेप्ट मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आपने 1.5 करोड़ का प्लॉट लिया जी, 2 करोड़ आप ऊपर लगा रहे हैं, 3.5 करोड़ रुपया आपका ये सही लगा या गलत लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिज़ाइन पे। इस 1.5 लाख पे या 2 उस 1.5 लाख आप वो बचाते हैं और अपने 3.5 को रिस्क पे डाल दें, क्योंकि जब तक वो प्लॉट है वो उसकी वैल्यू है। जिस दिन उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई उस प्लॉट की वैल्यू तो ख़त्म होगी ना, फिर तो बिल्डिंग की वैल्यू है, और बिल्डिंग अच्छी बनी होगी तो वैल्यू है, नहीं बनी होगी तो वो बेकार है। तो इसलिए हमेशा जो सेकंड स्टेप है, कभी भी आर्किटेक्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। आपका चाहे 5 मरले का प्लॉट है, निगोशिएट आप कर लें, प्रॉपर आर्किटेक्ट से उसका डिज़ाइन करवाएं। आर्किटेक्ट एक एक इंच को आपके डिज़ाइन करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सही। तो ये है उसका सेकंड स्टेप। जब आपकी ये ड्राइंग्स बन जाती है ना, इस ड्राइंग के अंदर हर चीज़ मेंशन है। अब आपने जाना है थर्ड स्टेप में, ग्रे स्ट्रक्चर में। सही। ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो जहाँ से हम बात कर रहे थे कि 50 लाख का बजट था, 70 में मुकम्मल हुआ। वजह ये थी हो जाएगा, कर लांगे, वो कोई नहीं, तजर्बा है। वो यहाँ पे जब आपकी ड्राइंग्स बन जाती हैं ना, कोई भी आप क्वांटिटी सर्वेयर ये बंदा है जी बिल्कुल ठीक है, वो आर्किटेक्ट के पास मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करें मिल जाएंगे। उसको अपनी ड्राइंग दें, वो 10,000 ले लेगा, सही 15 ले लेगा। उसको कहेंगे भाई इसका मुझे BOQ बना दे, ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी। वो वो आपको पूरा बता देगा कि आपकी ये जो डिज़ाइन आपने किया है इसके अंदर इतने टन सरिया है, इतनी 1000 ईंटें हैं, इतने 1000 बैग सीमेंट है, इतनी आपकी रेत है, इतनी क्रश है, फिर उसके अलावा इतनी आपकी प्लम्बिंग की पाइपिंग यूज़ होनी है, इतनी इलेक्ट्रिक की होनी है, वगैरह वगैरह। फिर कोई 14-15 छोटी छोटी और बेतहाशा, फिर इवन लेबर्स तक बताएगा। अच्छा। कि सर इसमें इतनी लेबर ये इसकी लगेगी, इतनी ये लगेगी। तो वो सारा कुछ जो है ना आपको वो आपका बर्गर खोल के सामने रख देगा कि जी ये तो इन माय ओपिनियन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज देखें आपकी जो पिलफ्रेज होती है साइट के ऊपर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पिलफ्रेज का है। 10 बोरियां आई, 2 लगी, 4 लगी, 6 लगी, आपको नहीं पता। तो इसमें अगर आपके पास कैलकुलेशन होगी तो एटलीस्ट आप चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे। तो मेरा ख्याल उसमें भी आपकी एक बेनिफिट होता है आपको। इसका ये जो कैलकुलेशन है ना, इसका ताल्लुक 2 चीज़ों के साथ है। एक सबसे बड़ा ताल्लुक इसका बजट के साथ है कि देखें डिज़ाइन आपने बनवा लिया 2 लाख का, सही। आपको हाजी साहब ने कह दिया जी 50 लाख से मैं बना देंगा। एक एग्जांपल आपने 50 लाख का बजट भी बैंक में रेडी कर लिया, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, 50 लाख जब ख़त्म हुआ तो पता चला आपका तो अभी दूसरा लेंटर ही नहीं डला। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। सही। क्योंकि अच्छा शुरू में पहले आपने एक सवाल किया था कि ये टॉपिक बड़ा, हम स्पेशल गेस्ट को बुलाया, टॉपिक सेंसिटिव है। मैं वहाँ पे ऐड करना ये चाहता था कि ये टॉपिक स्पेशल पता है क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये घर बनाना गाड़ी लेने की तरह नहीं है। हाँ ऐसे ही है। ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब ने घर बनाया था, अब हम आगे 5 भाई हैं, अब हमने अभी तक अपने घर नहीं बनाए जाती। सही। ठीक है, तो अभी हम अपने घर बनाएंगे। तो ज़िंदगी में एक बार मौका मिलना है। बिल्कुल। 99.9999 लोगों को एक बार मौका मिलेगा कि वो अपना घर बनाए। एग्रीड। बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह मौका देता है कि वो एक बार घर बनाया, उसमें कुछ साल रहे, नहीं पसंद आया या बड़ा करना था, फिर वो दूसरे में, अदरवाइज वो उसी में बच्चे अपने बड़े हुए, फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं, फिर वो अपना बनाते हैं। तो ये गाड़ी की तरह नहीं है, कपड़ों की तरह नहीं है, कोई दूसरी और चीज़ की तरह नहीं। और एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगती है। हम चूंकि ये काम कर रहे हैं, शायद 10 में से भी नहीं, 100 में से शायद एक बंदा या 2 बंदे हमने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कहा होगा चलो बहुते पैसे अच्छा घर बना दिया, अभी भी मेरे पास पड़े में। जब भी हुआ लोगों के अपने जितनी सेविंग्स हैं ख़त्म होती हैं,
इन्वेस्टमेंटें कहीं की होती हैं प्लॉट्स में, वो बेच के घर पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो सारी अपनी ना जदादा बेच के बनाया वो सारी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके ना उसमें बना, तो ये दो, एक तो ज़िंदगी में मौका कोई नहीं मिलता, और दूसरा आपकी सारी, तो ये इसलिए ये सेंसिटिव भी है और ये बड़ा स्पेशल भी। तो आपने ये बड़ा वाइजली डिसीजन लेना है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी 20 साल के जॉब की, बिजनेस की जो जमा पूंजी है वो आपने किसके हाथ में देनी है और क्या बनाना है। अगर आपने किसी बनाया और आप अपने घर में बैठे हैं और फिर देख रहे हैं यार ए भी नहीं सही, तो फिर उस अफसोस से बेहतर है कि बिफोर टाइम आप वर्किंग करें। और वर्किंग का तरीक़ेकार ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ कि जब आप क्वांटिटी सर्वेयर से सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपको एक तो आपका बजट पता चल जाएगा, दूसरा आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। सही। आप उसके बाद चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। इवन आपका घर बन रहा है, आप अपना कोई ट्रस्टवर्दी बंदा, चाहे किसी बिल्डर को भी दिया हो, आप अपना बंदा वहाँ रखे, उनको भाई जी बैठ के ना तुमने जो माल यहाँ आ रहा है, जो मटेरियल आ रहा है, क्वांटिटी नोट करना। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारे एक क्लाइंट ने ये किया था। अच्छा। हम उनका घर बना रहे थे, उनके ना कुछ जानने वाले बुजुर्ग थे, शायद वो फ्री होंगे इतना उनके पास, उन्होंने अपने पेरोल पे उनको वहाँ बिठा दिया। और वो बाबा जी वो भी इंतहा के, मेरे ख्याल मालिक खुद भी होते तो वो इतना उस पर फोकस ना करते, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो है ना उनके साथ लॉयल्टी की इंतहा कर दी। वो लिखते थे आज 20 बोरी सीमेंट आया, आज 40 आया, आज एक ट्रक जो है वो रेत का आया आज। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट की, और बाद में जब हमने वो ख़त्म किया तो क्लाइंट ने मुझे बताया और उन्होंने शेयर भी की। ये तरीका है घर बनाने का। सही। देखें, अगर आपने किसी बिल्डर को पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल 1000 बैग सीमेंट के, 700, 600, 500 बैग सीमेंट में भी घर बन जाएगा। करना क्या है कि आपकी फॉर एग्जांपल जब आप चिनाई करते हैं, ब्रिक वर्क जो है, इसमें रेशो होती है 1:5। आप इसको 1:5 का जरा 1:5 क्या होता है, यानी कि 1 पोर्शन सीमेंट और 5 पोर्शन रेत। ठीक है। तो ये 9 इंच की जो दीवार है, इस अच्छा कंसीडर किया जाता है। अच्छा कंसीडर, आपने बहुत तेज रेशो भी नहीं करनी सीमेंट की, फटना शुरू हो जाएगा। सही। ठीक है ना, बहुत कम भी नहीं करनी, क्वालिटी गिर जाएगी। वो जो भी आप कह रहे थे, आप ड्रिल करते हैं तो अंदर चला जाता है। अच्छा, तो उसमें आपने वो रेशो आपकी ठीक हो, ठीक है। आप स्टील में आ जाएं, तो जो आपका स्टील है वो पूरी क्वांटिटी में लगा हो। आपने आपके घर में 5 टन स्टील लगना है फॉर एग्जांपल, आपका बिल्डर वहाँ 4 टन स्टील लगा दे। सही। आज की तारीख में स्टील 2,30,000 रुपये टन है, तो 2.5 लाख रुपया तो यानी वहाँ बिल्डर को बच गया। सही। आपके 1000 बैग सीमेंट लगने हैं, वो 700 लगाए, 300 बैग, 1000 रुपये का बैग है, 3 लाख रुपए वहाँ से बच गया। क्या हरून ये बिल्डर्स भी ये काम कर रहे हैं? क्योंकि ठेकेदारों का तो बड़ा कॉमन था ना ये, तो क्या बिल्डर्स भी इसी डगर पे चल रहे हैं? सर ने देखें, ये कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि जी ये कोई बिल्डर है, कोई कंपनी है तो वो ये नहीं करेगी। ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अच्छा, उसका भी करते हैं। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है, मैं अक्सर एक आप पेपर वर्क उनका लें, आप एक पेपर वर्क उनका लें। दूसरा, आप उनकी साइट विज़िट करें। तीसरा, आप उनके जो ऑलरेडी जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जो उनके ऑलरेडी जिनके घर बनाए हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनसे फीडबैक लें। इस 3 स्टेप्स के ऊपर आप बिल्डर शॉर्ट लिस्ट करें। ये क्राइटेरिया है। अगर आप उनको, मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। देखें, आपने कहा कि घर उनके विजिट करें, भाई बना हुआ घर तो हमेशा बिल्डर का जितना या बल्कि ठेकेदार का घर जितना चमकता हुआ दिखता है, उससे बेहतर तो घर मेरा ख्याल है हम खुद भी बनाए तो नहीं बन सकता। चमकती हुई चीज़ तो अच्छी लगती है। तो आप एक कॉमन मैन जिसको पता ही नहीं है कि भाई क्या इसमें रेशो क्या होती है, कितने टन सरिया लगना है, क्या ब्रिक लगानी है आपने, अब अव्वल लगी, दोम लगी, सोम लगी, क्या पता चलना भाई, वो तो अंदर आ गई ना। तो पेंट हुआ है घर बड़ा खूबसूरत लगेगा। और यूजुअली जो बिल्डर्स का काम है या इवन जो ठेकेदारों का भी है, वो फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा चमक धमक पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो असल चमक धमक तो देखें 10 साल टिक जाएगी, उसके बाद आपको इवेंचुअली चेंज ही करनी पड़ती है जितनी स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं। असल है आपका ग्रे स्ट्रक्चर, तो अब उसको तो आप कभी भी नहीं इस तरह देख सकते। अगर आप ये कहते हैं चलें जी हम आपको एक साइट विजिट करवाते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हुई है, मैं ऐसे कॉमन मैन क्या देखूंगा? मैं वहाँ कोई थोड़ा मार के तो देखने से रहा कि ये कितना मजबूत है। तो कॉमन मैन को ये चीज़ों की समझ नहीं है, तो वो किस तरह से देख लेगा कि भाई मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास ना जाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आप
देखिए ठेकेदार कल्चर से निकल के एक कंपनी कल्चर में आ गए, ठीक है, आप लोग एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, तो क्या आप लोगों की कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बनी जो आपस में इस चीज़ को तय कर ले कि भाई अब हम वाकई इंसानों वाला काम करेंगे, क्वालिटी वर्क करेंगे, ठीक है अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं हमेशा, लेकिन एक यूनियन बन जाए, हाँ यार ये हमारे SOPs हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह बाहर होता है पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह ही है कि स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपना घर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे एक 10 मरले के घर में जी हम लगाएंगे 3000 पर स्क्वायर फीट वाली टाइल। अब क्लाइंट कहता है नहीं जी मुझे 2000 वाली लगा दो या मुझे 5000 वाली लगा दो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि यार ये 1:5 की रेशो की बात की, 5 टन 6 टन सरिये की बात की, ये स्टैंडर्ड होने चाहिए कि भाई किसी के पास भी चले जाओ, इसकी हम गारंटी करते हैं कि इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा। अच्छा, ये जो मैंने विज़िट की बात की ना, विज़िट के लिए अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर के उसमें जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने डेफिनेटली फिर ग्रे स्ट्रक्चर विज़िट करना है। और ग्रे स्ट्रक्चर विज़िट का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हुआ ग्रे स्ट्रक्चर विज़िट करना है, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो आपको वाकई आपका पॉइंट ठीक है, फिर तो कुछ नहीं पता चलेगा। उसका तरीका ये होता है, देखें अगर बिल्डर है ना, तो वो ये नहीं हो सकता कि उसने एक घर बनाया होगा और वो कहेगा जी वो देख लो, वो कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जो देखें, जो बंदा आपको, जो अच्छी कंपनी है, प्रॉपर काम करने वाला है, उनके आपको प्रोजेक्ट हर स्टेज पे मिलेंगे। फाउंडेशन पे भी कोई ना कोई चल रहा होगा, क्योंकि जो अच्छे बिल्डर हैं उनके हर वक्त 15-20 घर चल रहे होते हैं, उससे नीचे तो वैसे ही उनकी मौत है, ठीक है ना। तो आप उनकी फाउंडेशन देखें, उनका ब्रिक वर्क देखें, उनका जब पोरिंग हो रही होती है वो देखें, आप उनका प्लस्तर वर्क देखें, कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर देखें। ऐसा इसमें देखना क्या होता पता क्या है, आपका पॉइंट ठीक है, टेक्निकल बंदा जो है ना वो देख सकता है। एक ले मैन के लिए क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ यार अगर ले मैन जाए साइट पे और उसको लगे ना कि यार काम दिख अच्छा रहा है, तो वो बेहतर ही होगा। अगर ले मैन को ही लगे ना कि यार है कि गंद मारे, तो इसका मतलब है वो टेक्निकल तो उसकी जो है ना बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक हो गया। तो आप जाएं, आप जाके क्वालिटी देखें, आप उनके मटेरियल को देखें, सबसे ज़रूरी बात मटेरियल साइट पे पड़ा होता है उसको देखें। विज़िट करने से फ़ायदा तो होता है, आपको कहीं हर स्टेज पे विज़िट देखना है, आपने कंप्लीट को तो नहीं देखना। हाँ, जब आप फिनिशिंग में जाएंगे तो आपने फिनिशिंग की ऑन गोइंग जो आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वो विजिट करनी होती है, कंप्लीट नहीं करनी, कंप्लीट भी कर लें लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो वाली करें। प्रिसाइजली मल्टीपल आप साइट्स विजिट करें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस स्टेज पे क्या काम हो रहा है और किस लेवल का हो रहा है। एक सिमेट्री अगर आपको नज़र आए तो दैट मीन्स के ऑथेंटिसिटी है डेवलपर की। अगर आपको लगे कि यार कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब वो गड़बड़ चल रही है। डेफिनेटली, बिल्कुल। देखें, आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगानी है, इतना टाइम तो निकालेंगे 2-4 साइट्स विजिट करें। अच्छा, अभी हम तीसरी स्टेज तक आए थे, चौथी और पांचवी बताइएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें चौथी स्टेज फिर आ जाती है आपकी फिनिशिंग। सॉरी, मैं पिछला पॉइंट एक आपका बीच में क्वेश्चन रह गया कि कोई एसोसिएशन बने, और वो जब हमने सॉरी जब हमने ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, वीडियोस बनाना शुरू की, तो वीडियो के अंदर आर्टिकल में हमने बताया क्या कि आपका घर है उसके अंदर आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। वो मेथड था तो जनरल मेथड, लेकिन वो इतना इजी था कि आप खुद उस मेथड को फॉलो करते हुए अपने घर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि मुझे इतना टन सरिया चाहिए, इतनी रेत चाहिए, इतना 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 लेबर ये चाहिए। मज़े की बात है, आप कह रहे हैं कोई यूनियन बननी चाहिए, कॉल्स आई हमें। अच्छा, कॉल्स क्या आई कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे बिजनेस का ओला जो है ना वो सारा आपने सारे सीक्रेट्स आपने रिवील कर दिए। अब हमें ये होता है कि जब कोई आता है क्लाइंट, हम उन्हें कहते हैं जी हम इतने का बना के देंगे, तो वो आगे से कहते हैं इतने पैसे किस बात के वो कहते हैं जी सर जी हमारा हम वो आगे से कहते हैं जी मैंने कैलकुलेट किया, मेरे घर में इतना सरिया, इतनी ये इतनी ये इतनी ये, क्योंकि वो हमारी वीडियो से उस मेथड से वो कैलकुलेट करके चले जाते हैं। बिल्डर कहते हैं जी इतना इतना तो मटेरियल लगना है, और आज मटेरियल की प्राइस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। किसी मटेरियल वाले के पास दुकान पर रुको, उसे बोलो यार मटेरियल की प्राइसेस दे दो, वो आपको दे देगा। आपके पास क्वान्टिटी अगर आ जाए, आप प्राइस आप मार्केट से मिल जाए, तो आप मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आपके सामने बहुत ईजी हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी इतनी कॉस्ट आपकी आ रही है मटेरियल की, ये कॉस्ट आ रही है लेबर की, आप इतने पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। तो बाकायदा शुरू में, ये 2017 की बात है, 16-17 की, कॉल्स आती थी कि यार ये आप लोगों ने गलत किया है, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये और फिर जिन बिल्डर से मुलाकात होती थी कईयों ने एतराज़ भी उठाया। अच्छा, हम उनको ये कहते थे कि देखें भाई ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें ना, अब ये ग्लास है, अगर तो मैं ये ग्लास का जो इसकी
सिलिका सैंड है, जो भी इसमें मटेरियल डल रहा है, मैं ले रहा हूँ, मैंने एक प्लांट लगाया, मैं उसमें डाल रहा हूँ और फिर ये ग्लास बन रहा है। मुझे ये ग्लास कॉस्ट करता है 12 रुपए में, मैं इसको 25 का बेचूँ, 200 का बेचूँ, 2000 का बेचूँ, मेरी स्वाबदीद है। आप एज अ क्लाइंट इसको ख़रीदें ना ख़रीदें, आप इसको जो भी आपकी चॉइस है, बिल्कुल। लेकिन कंस्ट्रक्शन डिफरेंट चीज़ है। उसमें क्या हो रहा है, हाँ एक और चीज़, अगर मैं अपने पैसों से पहले प्लॉट खरीदूं, मैंने 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा जी, फिर मैंने अपने पैसों से मटेरियल खरीदा, बजरी, सीमेंट, रेत, फिर मैंने अपनी लेबर लगाई, मैंने उसको बनाया, इसका मतलब है पहले 1.5 करोड़ मेरा प्लॉट पे लगा, फिर 2 करोड़ रुपया मेरा कंस्ट्रक्शन पे लगा, मेरा 3.5 करोड़ रुपया जेब से लगा और मुझे 1 साल लगा इस बिल्डिंग को खड़ा करने में। अब ये मेरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फैक्ट्री में मैंने ये ग्लास बनाया। बिल्कुल सही है, आप जितने की मर्जी बेचें। जितने, अब मैं उस 3 करोड़ के घर को मैं 5 का बेचूं, 2.5 का बेचूं, 2 का बेचूं, मैं बेचूं, मैं ना बेचूं, मैं, मेरी स्वाबदीद है, मेरा राइट है, मैं जैसे मर्जी करूं। बिल्कुल, क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर इसके अंदर यही ग्लास, अब मैं इस ग्लास को देख रहा हूँ, ये जॉइंट वाला ग्लास है, ठीक है ना, कुछ बिना जॉइंट के आएगा, कुछ डिजाइन। तो ये ग्लास आपको 20 रुपए वाला भी मिलेगा, 50 वाला मिलेगा, 200 का मिलेगा, 2000 वाला ग्लास भी मिलेगा, डायरेक्ट यूरोप से मंगवा। इसी तरह मैं अपना घर 3 करोड़ वाला बनाऊं, 5 वाला बनाऊं, 7 वाला बनाऊं, फिर मैंने वो बेचना है, तो बनाते वक्त भी मेरी मर्जी, मैं जितने का मर्जी बनाऊं, जिस मर्जी क्वालिटी का बनाऊं, क्योंकि मेरे पैसे लग, बिके ना बिके, और आप खरीद रहे हैं, आपकी मर्जी है, खरीदें, नहीं खरीदना ना खरीदें। अब आ जाते हैं वापस उस कॉन्सेप्ट पे, मैंने आपसे पहले पैसे लिए एडवांस, ठीक है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, उसमें मेरा 3 करोड़ लगा था, तो मेरा राइट बनता था मैं को 50 लाख 60 लाख ऊपर कमाऊं। उसमें एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप यहाँ पे एज ए सर्विस ये पॉइंट है। अब मैं आपसे पहले पैसे लेता हूँ, मैंने आपसे 20 लाख रुपए लिया, ज़मीन आपकी थी, ड्राइंग आपने अप्रूव करवाई, आपके 20 लाख में से 10 लाख की मैंने ईंटें खरीदी, 4 लाख का मैंने स्टील खरीदा, कहीं मैंने सीमेंट खरीदा, रेत खरीदी, आपके पैसों से मैंने वहाँ बिल्डिंग बनाना शुरू की। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ और मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि मैं इस क्वालिटी की ईंट लगाऊंगा, इतना मैं सरिया लगाऊंगा, इस क्वालिटी का सीमेंट होगा, ये रेशो होगी। जब मैं आपसे ये सारा कुछ तय कर रहा हूँ और फिर तय करने के बाद आपसे पैसे ले रहा हूँ और फिर मैं वो चीज़ें ख़रीद भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मेरा इख्तियार नहीं रहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से, आपसे मैंने कहा मैं 15 रुपए की ईंट लगाऊंगा तो मैं 12 की ख़रीद लूँ, आपसे मैंने कहा कि मैं 5 टन सरिया लगाऊंगा तो मैंने 3 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे हारून एक सवाल ये आता है कि देखें, एक इंडिविजुअल बंदे की प्रोक्योरमेंट में और एक कंपनी की प्रोक्योरमेंट में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, आप एक भट्टे से ईंट ले रहे हैं, लेट्स से 10 रुपये की ईंट ले रहे हैं, वही ईंट अगर मैं लेने जाऊँगा शायद मुझे 12-13 की मिलेगी, क्योंकि मेरी बाइंग कैपेसिटी जो है बड़ी छोटी है। आपने एक साइड के लिए तो नहीं लेना, आपने मल्टीपल साइड्स के लिए ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बीच में कोई कमीशन का पार्ट प्ले होता है? देखें, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ये मिथ है कि हम बिल्डर हैं, सानू शायद सस्ती मिलती है। मैं इसको लॉजिकली आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टील, हमारी कंजप्शन 50 टन स्टील की हर महीने, एक आपका अपना घर बन रहा है, आपने पूरी ज़िंदगी में ये एक ही बार घर बनाना है और आपके पूरे घर में 5 टन की रिक्वायरमेंट है। सही। हम दोनों एक ही बंदे के पास जा रहे हैं, मैं हर महीने खरीद रहा हूँ, आपने ज़िंदगी में एक बार खरीदना है। जिस प्राइस पे आपको मिलेगा ना, 19 से 20 तो हो सकता है, 18-20 के फ़र्क से मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्या वजह है? न वजह ये जो जैसे गोल्ड है, गोल्ड की डेली प्राइस आती है जी, स्टील की डेली प्राइस है। अच्छा, अब एक चीज़ है आपकी बिकती है 230 रुपए का रेट है, वो 229 तो मुझे दे सकता है, वो 225 नहीं देगा, ओके 227 भी नहीं देगा। 1000-1500 रुपया पर टन, जो कि कोई फ़र्क भी नहीं डालता, का फ़र्क आ सकता है। आप आ जाएं सीमेंट में, हम बड़ी बल्क क्वांटिटी में सीमेंट खरीदते हैं क्योंकि हम बिल्डर। ये जो ग्रे स्ट्रक्चर के आइटम्स है ना, ये बल्क क्वांटिटी में परचेज करने में जो आपको और मुझे फ़र्क आएगा ना, आप 10 मरले के घर के लिए पूरा मटेरियल खरीद रहे हैं, मैं एज अ बिल्डर खरीद रहा हूँ, तो मेरे रेट्स बिल्डर वाले हैं, आपके रेट्स एक आम लेमैन, उसके दरमियान में जो प्राइस का डिफरेंस होगा ना, लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत भी हुआ तो गेम कहाँ होती है,
अब मैं असल में जो फ़र्क शो हो रहा होता है ये कहाँ, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। आई सी। फ़र्क क्या है? हम बिल्डर हमें वो क्वांटिटी में धोखा नहीं दे सकते। सही। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक, हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम देख के पता चल रहा होता है, क्योंकि सारा दिन हमने ये बजरी सीमेंट रेती तो खेलना है, ठीक है। तो एक तो वो, दूसरी वजह ये है कि उनको पता है ये बल्क बायर हैं, ये कंपनी है, इन्होंने हमसे रूटीन में चीज़ लेनी है। एक बार इनके साथ 2 नंबरी की क्वांटिटी के अंदर या क्वालिटी के अंदर हाथ किया तो हमारा ये चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ से हम स्टील ले रहे हैं, हम पिछले 12 साल से स्टील ले रहे हैं और मतलब हर दूसरे हफ्ते उनका चेक बन के जा रहा होता है, 12 साल से ऐसा हो रहा है। सही। तो वो हमारे साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? कौन बेवकूफ़ बिजनेसमैन होगा कि वो कहेगा यार टीम ओवरसीज़ के साथ जो है ना, आज इस बार इनको ना क्वांटिटी कम करो। और कितनी अच्छा चले, हमारे साथ कर भी लिया, हमारा बड़ा ट्रस्ट है, एक बार आंख में मट्टी डाल देंगे, दूसरी बार डाल देंगे। मैं दूसरी उस वजह बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमारा फ़र्ज़ करें वहाँ सरिया बंधना है ना, उसकी वो नहीं है, तो वो कैलकुलेट होता है, हाँ यार इसके लिए ना 4 टन ऑर्डर करो। 4 टन आएगा, जब वो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम बांधने होंगे ना, अगर वो 3.5 टन है तो एंड का पोर्शन बनना ही नहीं, वो कम रहे, वो कहेगा पाजी कट की में हो गया। ये वहीं पे रिलेट हम दोबारा करते हैं, क्योंकि आपने इसकी ऑलरेडी वो सारी फिजिबिलिटी ली होती है, ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कितना। अब जिस तरह ईंटों के बारे में बड़ा है जी, पूरी ट्रॉली आती है जिस तरह आपकी वो लगा देते हैं। अब मुझे नहीं पता उसको कैसे गिनना है, लेकिन आप लोगों का कोई मेथड होता है शायद, वो विद इन 2-3 मिनट्स आपकी पूरी वो कैलकुलेशन हो जाती है। अच्छा, उसमें भी ना काउंटिंग आम आदमी, हमने वीडियो भी बनाई हुई है, इस पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है। ये भी बड़े चक्करबाज होते हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर से काउंटिंग पूरी होती है, अंदर से वो गैप इतना डाल देते हैं, 500-700 ईंटें अंदर से ही गायब हो जाती हैं। देखे ना, वो पूरा एक वो बॉक्स सा बनाते हैं। हाँ। उसके आपने क्या करना होता है, ईंटें काउंट करनी होती है ऊपर को और ऐसे, उसको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास क्वांटिटी आ जाती है। वो क्या करते हैं, बीच में से खुली खुली लगाते हैं। मतलब आपकी वीडियो उन्होंने भी देख ली है। तो वो इशू ये है कि वो आम आदमी के साथ ना वो चक्कर चला जाते हैं, उनके पास बड़े रास्ते हैं। एक और चीज़, बदकिस्मती से रेत आई है, ट्रक आया पूरा डंपर, क्रश आ रही है, वो करते क्या है कि वो ना हाथ मिला लेते हैं ठेकेदार के साथ, वो ऐसे रगड़ देता है कि मेरा कमीशन रखी, मैं तेरी क्वांटिटी अप्रूव करवा देता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो ये सारे, लेकिन बहरहाल इसको इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस, हाँ ये फोकस करके चीज़ों से बचा जा सकता है। चले हम आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है चौथा पॉइंट, वो फिनिशिंग का है। फिनिशिंग जो है ना, वो उसके अंदर जैसे टाइल वर्क है, पेंट वर्क है, पॉलिश वर्क है, वुड वर्क है, सीलिंग वर्क है, आपका स्टील वर्क है, एल्युमिनियम वर्क है, ये सब फिनिशिंग में आते हैं। फिनिशिंग के अंदर आप देखें, पर स्क्वायर फिट या जिस तरह से ग्रे किया जाता है वैसे पॉसिबल नहीं है। फिनिशिंग के अंदर मेन आइटम 50 है, ठीक है, 150 बाकी आइटम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जैसे आपका लकड़ी का काम है, लकड़ी में आपने दरवाजे बनाने के लिए सॉलिड लकड़ी चाहिए, उसके साथ उसकी MDF शीट्स चाहिए, फिर उसके इवन कील काबले भी जो है ना एक आइटम है, उसके जो हाइट, उसके जो हिंजेस लगने हैं, वो उसमें क्वालिटी ऐसी है कि 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, 5000 तक भी चीज़ जा रही है। डोर लॉक है, उसमें बड़ी वैल्यू ऐड होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लाइंट के साथ जो है ना तय करना मुश्किल। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप इसको सुपरविजन पे बनाए, यानी खुद आप इसमें इन्वॉल्व, फिनिशिंग में आप परचेजिंग में खुद इन्वॉल्व हो जाए। और फिनिशिंग का खास तौर पे जो लोग बड़े शौक से घर बनवाते हैं ना, मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर खुद इन्वॉल्व होते हैं। अब मिसाल के तौर पे टाइल की बात की, अब आपको लेट्स से ग्रे पसंद है, हो सकता है क्लाइंट के नहीं जी मुझे तो वाइट, और वाइट में भी ये मार्बल वाइट चाहिए मुझे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे, क्योंकि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव है पूरी दुनिया में, तो ये अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्लाइंट मेरा ख्याल है खुद इन्वॉल्व होना चाहते भी हैं, ताकि वो सिलेक्शन खुद कर सकें अपने हिसाब से। होते हैं 99% क्लाइंट खुद इन्वॉल्व होता है। जिनके पास टाइम नहीं होता ना, वो फिर क्या करते हैं, वो इंटीरियर बनवा लेते हैं, आर्किटेक्ट को ऑन बोर्ड करके पूरा इंटीरियर बना देते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल एक वॉशरूम है, उसमें 3 कलर की टाइल लगनी है, और पूरे घर में 6 वॉशरूम है, तो 18 कम्बिनेशन चाहिए आपको, चाहे वो रिपीट हो रहे हो लेकिन डिफरेंट हो। तो वो पहले ही बना देता है कि आपके इस वॉशरूम में ये दीवार इस कलर की होगी, ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, फ्लोर ऐसा होगा, पूरा वॉशरूम ऐसा होगा। क्लाइंट उसको अप्रूव कर देता है, फिर वो कहता है बिल्डर को यार यही चीज़ मुझे करना, मैंने इन्वॉल्व नहीं होना, बता दिया ना ये करना, तो आपने यही परचेज करना, यही वहाँ लगा देना है। लेकिन ग्रे की तरह फिनिशिंग की भी कॉस्ट शीट बनती है, उसकी भी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट होती हैं पहले, तो वो भी एक उसका पूरा मेथड है। आप वो भी अगर कैलकुलेट करवा लें तो आपके पास उसकी फिनिशिंग की भी कॉस्ट आ जाएगी।
ठीक हो गया। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने लगा हूँ, जो कि मेरा ख्याल है हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनमें से हर कोई जानना चाहेगा। सर इसकी कॉस्ट क्या है? अगर एक लेमैन को आज उसके पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 मरले का प्लॉट पड़ा हुआ है, मुझे घर बनाना है, तो क्या आप मुझे टेंटेटिव कॉस्ट बता सकते हैं जी, ग्रे स्ट्रक्चर की इतनी कॉस्ट है और फिनिश की इतनी कॉस्ट है? 10 मरले को ही हम आइडलाइज करके चलते हैं। 10 मरले की बेसमेंट अगर आप बनाएं तो 1100 स्क्वायर फीट की बेसमेंट बनती है, 1100 से 1300। ठीक है। मिनिमम आप बेशक 200 की बना लें। इसकी बेसमेंट की जो कॉस्ट है, ये जो मैंने इतनी अब पिछले आधे पौने घंटे में बताया क्वालिटी, अगर सारी एज पर ड्राइंग काम करें तो बेसमेंट आपको कॉस्ट करेगी 34-3500 पर स्क्वायर फीट। 3500 पर स्क्वायर फीट ग्रे स्ट्रक्चर, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर। मैं अब सारी अलग। और अपर फ्लोर्स जो हैं वो आपको कॉस्ट करेंगे तकरीबन 2200, 2250 को थोड़ा सा 19-20 होता है। डिज़ाइन में भी कॉस्ट में फ़र्क आता है, यानी आजकल क्लासिक डिज़ाइन, ये जो स्पेनिश स्टाइल चलता है, वो 200-250 रुपया ग्रे स्ट्रक्चर में ही महंगा है। ठीक है। उसमें ग्राउंड में और फर्स्ट फ्लोर की सेम ही रहती है कॉस्ट? वो सेम है, वो एक्चुअली सेम। अगर हम वैसे बात करें तो फ़र्क होगा प्राइस में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के साथ फाउंडेशंस आ जाती हैं, ग्राउंड फ्लोर के साथ ही बाहर की बाउंड्री वॉल, बाहर का पीसीसी, गलियां, गिराज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक। तो ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली महंगा होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर हो सकता है वो 3000 में बन रहा हो, अपर फ्लोर हो सकता है वो 1600 में बन रहा हो, लेकिन वो एवरेज जो है वो 22, तो एवरेज पे बात हो रही होती है। 3400 प्रिसाइजली फॉर द बेसमेंट। ऊपर वाले जितने भी फ्लोर आप बनाएं, एक बनाएं या दो बनाएं, तो वो आपके तकरीबन 2200-2300 नहीं, अगर डबल बनाएंगे तो इतना, अगर आप सिंगल फ्लोर बनाएंगे तो वो हो सकता है आपको 2700-2800 रुपया पर स्क्वायर फीट। बेसमेंट प्लस जी बनाएंगे तो उसमें फ़र्क है, बेसमेंट जी +1 बनाएंगे तो थोड़ा और अगर विदाउट बेसमेंट बनाएंगे तो भी फ़र्क है। अच्छा, उसमें क्या है? अगर बेसमेंट आपकी नहीं है, फ़र्ज़ करें आप बेसमेंट को हटा दें, बेसमेंट आपकी नहीं है तो, और आप जा रहे हैं डबल स्टोरी में, सही, तो आपको 34-3500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होता है 10 मरला का, ये आपको कॉस्ट करेगा 2200-2300 रुपया पर स्क्वायर फीट। ओके, डबल स्टोरी। अगर आप जाते हैं कि आप सिंगल स्टोरी बनाएं तो ये आपको कॉस्ट करेगा 2800 के करीब। सही। उसकी वजह क्या है? आपने जो फाउंडेशन के ऊपर 10-12 लाख रुपए एक्सपेंस आता है ना, वो आपका फर्स्ट फ्लोर पे तो आता नहीं है, वैसे ही तो ग्राउंड फ्लोर पे वो आएगा। बिल्कुल। तो जब भी आप फ्यूचर में फर्स्ट फ्लोर बनाने जाएंगे तो वो सस्ता बनेगा, क्योंकि उसमें ना कोई फाउंडेशंस होंगी, ना कोई टैंक्स होंगे अंडरग्राउंड, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम फिनिश की तरफ। तो फिनिशिंग की क्या कॉस्ट है आज? फिनिशिंग में फिर ग्रेड्स है, यानी कि आप 1800 वाली टाइल लगा लें, 2200 की लगा लें, जैसे आप बात कर रहे थे, तो एक अच्छा मुनासिब घर 2000-2100 में बनता है, से स्टार्ट होता है 3500-4000 जितना मर्जी। इसमें एक वो बोला जाता है ना, ये A+ घर है, ये A है, ये B है, कैटेगरीज जो इसकी हैं, तो ये बेसिकली वही डिफरेंस है कि जो आप इसकी एक्सेसरीज लगा रहे हैं। जिस तरह वॉशरूम है, एक अच्छा वॉशरूम आपका जो है 3-3.5 लाख में भी बनता है, वही वॉशरूम आपका 1.5 लाख में भी बन जाता है। अगर और हायर उसमें चले जाएंगे, 5-5 लाख का भी वॉशरूम आजकल बन रहा है। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग इसी से रिलेट होती है। बिल्कुल 100%। और ये जो ग्रेडिंग है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरा A ग्रेड किसी दूसरे बिल्डर का हो सकता है कि वो उसको कोई लग्जरी समझता हो, अच्छा, कि तीसरा बिल्डर उसको समझता हो यार है कि चवल मारी है, सही है। A+, जिसको मैं A+ समझता हूँ, तो ये जो नाम है ना, A++ या लग्जरी या प्रीमियम, कुछ भी, ये हर बिल्डर ने अपने तौर पे नाम दिए हैं। और इसमें एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। अब जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन आपकी DHA के अंदर हो रही है, स्पेशली लाहौर की अगर बात करें, वो वाली कंस्ट्रक्शन पूरे लाहौर में बाकी कहीं जगह पे भी नहीं हो रही। एक बहुत ही लग्जरी, मतलब स्पेनिश विलास और ऐसा कि हाथ लगाए मैले होने वाला घर वाला नहीं, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल रानी का महल बनाने वाला, तो वो घर प्रैक्टिकल तो नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सही है, हमारे अगर एनवायरनमेंट को देखा जाए, वो इतने लग्जरी 12-12, 15-15 करोड़ का घर है 1 कनाल का, लेकिन अंदर जाएं तो दिल ही नहीं करता किसी चीज़ को हाथ लगाने को। तो वो प्रैक्टिकल कहाँ से हुआ? देखें, उसके लिए ना, फिर उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको उतनी फोर्स भी चाहिए। सिंपल बात है, आपको कम से कम परमानेंट आपके घर के अंदर सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले 4-5 मुलाजिम चाहिए, जो सारा दिन और पूरा साल उसको मेंटेन करें। सही, ठीक है ना। उसमें ऐसी सेंसिटिव चीज़ें लगती हैं कि वॉशरूम से आप अगर यूज़ करके बाहर आए, अगर आपने उसके ऊपर कपड़ा नहीं मारा, वो फारिग हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आप देखें, वॉशरूम के अंदर भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मुश्किल नहीं है, मेंटेन करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी है। बिल्कुल ऐसे। घर बनाना वन टाइम एक्सपेंस एक डिफरेंट चीज़ है जी। मेंटेन करना, रन करना और
कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक कॉस्ट आ रही होती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, अगर आप वो उसमें अफोर्ड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ठीक। सही। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, अब इसको अगर हम क्यूमुलेटिव कॉस्ट देखें, 10 मरले का घर इस वक्त ग्राउंड प्लस 1 कितने का बन रहा है? एक मुनासिब अच्छी जिसको लिविंग के साथ आप कहेंगे, बहुत लग्जरी नहीं, बहुत लो एंड नहीं। 4200 4100 पर स्क्वायर फीट, यानी कि 3400 स्क्वायर फीट है। आप कर लें कि 1.5 करोड़, एक 60-65 के करीब। एक 60-65 होगी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, प्लस तकरीबन 2 से 2.5 के करीब आपका डिपेंड करता है, आपको रोड में भी प्लॉट मिल जाता है ऑन एन एवरेज जो इस हाँ। वक्त 2 करोड़ से नीचे नहीं है, अच्छी जगह पे जहाँ पे आप कहें कि सारी एमिनिटीज भी हो, एक अच्छी सोसाइटी भी हो, वहाँ पे आपकी पूरी आबादी भी हो। 1.5 कर ले, 1.5 में मिल रहा है? 1.5 में मिल जाता है, मतलब बैरिया वाली साइड पे आपको नहीं देखें, बैरिया की भी अगर आप बात करें तो बैरिया में भी सर देखें, अगर आप आगे जाके ईफल टावर के पास लेते हैं जहाँ रात को आपको चुड़ैलों की आवाज़ें आनी है, ठीक है, तो आपको मतलब वॉशरूम तक जाने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम है कि भाई जाऊँ कैसे। अगर आप शुरू वाले में रहते हैं हाँ, तो वहाँ मेरा ख्याल है 2+ का है इस वक्त, 2 के आसपास, ठीक है, 2 वो हो गया, और 1.5 भी अगर हम ये लगाएं 3.5 तो 3.5 में आपको 10 मरले का घर। तो प्रिसाइजली सर जी ताड़े लो तो सीधा जवाब ही है। मतलब एक अच्छी जॉब वाला बंदा या एक अच्छे लेवल का बिजनेस करने वाला बंदा अपनी लाइफ में 10 मरले का घर नहीं बना सकता। अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको अब आप जहन में रखें कि 3.5-4 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है हाँ। और जॉब वाले बंदे के लिए हर मंथ सेविंग इतनी करना कि वो यहाँ तक पहुँचे, और कितने लाख मंथली सेविंग करेगा कि वो यहाँ पहुँचेगा। हमारे यहाँ जॉब में एक देखें, मेजॉरिटी जॉब तो जो है ना एक बिल्कुल एक नॉर्मल पे है, जिस पे घर चल जाए बड़ी बात है, अच्छा घर चल जाए। लोग नॉर्मली अदर सोर्सेज की तरफ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी अपनी, कोई विरासती ज़मीनें बेच रहे होते हैं, कोई इस तरह के। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो पिछले 1.5-2 साल में आई है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई है, इन्फ्लेशन। हाउ डू यू टैकल विद दिस पर्टिकुलर थिंग? कि देखें आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, स्पेशली जब आप टंकी सोल्यूशन की बात करते हैं, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपको हम 1.60 में घर बना के दे देंगे। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 1 साल का पीरियड तो लगता है, 10 महीने 11 महीने लग जाते हैं घर बनाने में। पता चले 10 महीने बाद जो 1.60 था वो 1.80 पे चला गया, 1.90 पे चला गया। ये जो डिफरेंस आता है इन्फ्लेशन की वजह से, इसको कौन मैनेज करता है? आप लोग इसको अपने एंड पे लेते हैं, या ये क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है, या इसके बीच की कोई रेशो निकालते हैं आप लोग? क्लाइंट को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ये लिखते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, लिखते हैं। 2017 से पहले तक ये हम देख रहे थे, तब इन्फ्लेशन हो रही थी बहुत थोड़ी, मतलब पूरे घर में 2-3 लाख रुपए की आ जाती थी, तो वो बिल्डर भी बेयर कर लेता था। अब ये हाल है कि आप जब स्टार्ट करते हैं और जब ख़त्म करते हैं तो 20% फ़र्क आया होता है। बिल्कुल। अब इतना तो हमारे मार्जिन नहीं होते। अगर हम अभी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कहें कि सर ये अब 20% प्राइस हम अभी आपसे ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये सिस्टम है कि 20% इन्फ्लेशन हमें पड़ जानी है, तो वो क्लाइंट नहीं मानेगा। अच्छा, फिर सेम टाइम दूसरा बिल्डर उस इन्फ्लेशन के बिना रेट दे रहा होता है, तो कंपैरिजन में चला जाता है क्लाइंट, वो कहता है कि नहीं यार ये तुसी बड़े महंगे हो। तो इसमें तरीका ये होता है कि हम ना प्राइसेस लिख देते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया सर 2,30,000 रुपये में टन सरिया लेंगे, 1,050 रुपये में सीमेंट लेंगे, 138 रुपीज़ की क्यूबिक रेत लेंगे, और ईंट लेंगे हम इतने रुपए वाली। अगर वक्त के साथ ये प्राइस इंक्रीज़ कर गई तो आप डिफरेंस पे करेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज़ कर गई, इंक्रीज के केस में आप पैसे देंगे, डिक्रीज के केस में हम आपको वापस देंगे। अच्छा, दोनों साइड पे। ऐसा नहीं है कि आप अगर बढ़ गई है तो सर आप दे रहे हैं, कम हो रही है तो फिर वो फेयर डील। हाँ, फेयर डील। क्योंकि देखें वही आप वाली बात कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ना, चले वो मार्जिन में एज ए बिजनेस ओनर आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मार्जिन ही इनसेन हो जाएंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, अभी भी लोग, मैं अक्सर ये क्लाइंट्स को कहता हूँ, वो कहते हैं जी फलां जो है वो इसके अंदर ही कोई इन्फ्लेशन नहीं, जो हमारे साथ आज एग्रीमेंट होगा उन्हीं रेट्स के ऊपर जो है ना वो हमें करके दे रहा है। तो मैं कहता हूँ सर खुद सोचें, अगर प्राइस बढ़ेगी 10% भी बढ़ेगी, वो 10% अपने मार्जिन में से अकोमोडेट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो आपकी क्वालिटी गिराएगा, आपकी क्वांटिटी गिराएगा, और वो रास्ते ढूंढेगा कि मैं कहीं से चक्कर चलाऊं ताकि, वरना उसे लॉस होगा। तो आप रास्ता दे रहे हैं उन्हें कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट ही ऐसा किया कि इन्फ्लेशन आपके ज़िम्मे,
तो वो अपने जिम्मे कोई कुछ नहीं लेता। लेगा फिर। अच्छा, तो अभी आपको- हमारे साथ हुआ ये, हम लोग बेसिकली 5 मरले की 2 साइड इस वक्त चल रही हैं इधर जोटोन में ही। उसमें क्या हुआ, जब हमने एग्रीमेंट किया तो उसके बाद जाहिर है एक इन्फ्लेशन का उनको भी पता था, हमें भी पता था, तो हमने कहा यार हम इसका आज ही जो इसका रास्ता निकालना है निकाल लें। उसने हमसे डिमांड की कि भाई आप हमें 7 मिलियन अपफ्रंट पे करें, इसमें मैं इन्फ्लेशन आपकी कवर करता हूँ। हमने कहा ठीक है। अब उसने क्या किया, बंदे ने, उसके पास उसी जहाँ पे हमारे 2 बन रहे थे, तकरीबन कुछ 4 घर छोड़ के उसके पास अपना एक कनाल का प्लॉट पड़ा था। उसने 7 मिलियन की कंप्लीट 7 मिलियन की इनवॉइसेस दिखाई, उसने परचेज एडवांस में कर ली जो जो चीज़ें हो सकती थी। अब उसने वहाँ पे, क्योंकि उसके पास जगह भी थी, उसने वहाँ डंप कर लिया। अब वहाँ पे मैनेज हुआ, ठीक है। अगर हम उसको वहाँ पे 7 मिलियन नहीं देते जो उसने मांगा था, तो डेफिनेटली वो एंड पे फिर यही था, उसने कहा भाई जो भी होगा एक्चुअल के ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा मैं। तो ये भी सम टाइम हो जाता है कि आप पहले से ही कुछ कर लें इसमें। ग्रे स्ट्रक्चर में 5 मेन आइटम है जिसमें मटेरियल कॉस्ट का 80-85% है। ईंटें हैं, हाँ। ईंटें 100% एडवांस बाय हो सकती हैं। उनको आप किसी प्लॉट में डंप कर दें, जी, बारिश ऐसे हो, ही है, आंधी हाँ, है, तूफान फर्क है, नहीं है, धूप हाँ। लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीमेंट कैसे करेंगे? शेड था उसके पास, वो कर लेते। देखिए अभी जो मल्टीपल वाले हैं ना, अब मैंने ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी देखा है। इवन उस दिन मेरी मोहसिन से बात हो रही हो, कह रही जी इस वक्त पोर्टा के जितने भी आपके कमोड है मार्केट से फिनिशिंग हो सकती है, फिनिशिंग को, मैं हम सिर्फ ग्रे की बात करें, सीमेंट की जो लाइफ है ना, जिस दिन उसने फैक्ट्री से बना है जी, 28 दिन के बाद वो जीरो है। आपको पता है इस बात का? ऑनेस्टली नो। लेमैन को नहीं पता। अच्छा, सीमेंट की जो लाइफ है 28 दिन है। सीमेंट इस्तेमाल के काबिल पता है कौन सा है? जब आप उसकी बैग खोलें और आप हाथ लगाएं तो उसमें गर्म होना चाहिए। भुरभुरा सा होता है वो। बुरबुरा तो चलो, वो बुरबुरा भी नहीं, वो होना चाहिए जैसे पाउडर होता है, पेस्ट होती है। अच्छा, इतना वो होता है स्मूथ एंड सिल्की। बिल्कुल सिल्की, ठीक है। और 29वें दिन वो बैग जीरो है। ओके। तो कोई भी बंदा अब एक 5 मरले का भी घर ले लें, 3 माह तो लेगा। जी बिल्कुल। तो 3 माह तक 29वें दिन तो वो सीमेंट काम का ही नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, नमी सीमेंट के लिए जहर है। अच्छा, अगर सीमेंट को हल्की सी भी नमी आ जाए, पानी लगने की मैं बात नहीं कर रहा कि पूरा पानी उस पर कोई बारिश हो गई, नमी आ गई, चाहे मौसम की नमी है या आसपास कोई चीज़ पड़े की नमी है, तो वो जो उसकी सिल्कीपन है ना, जो पाउडर वाला, जी। वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, वो दानेदार फील होने, डेड है। तो उसकी स्टिकीनेस भी खत्म हो जाएगी बाद में। आपको मैं बताऊं, 3 फुट से ऊपर अगर सीमेंट नीचे गिरे वो डेड हो जाता है। साइंस को समझे कि ये आम आदमियों को नहीं पता। आपने कंक्रीट बनाई, बजरी, सीमेंट, रेत, और आपने इस हाइट से फेंक दिया, वो जैसे नीचे जैसे जाके टच करेगा ना, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ओके। सीमेंट बड़ी अजीब केमिकल है वो। तो सीमेंट की एक तो लाइफ 28 दिन है, दूसरा सीमेंट के बड़ा उसको आप उसके साथ कोई बुरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ये है मेरे मुताबिक, 28 दिन से ऊपर आप सीमेंट को स्टोर नहीं कर सकते, सही। चक्कर ही खत्म। तो अब ये नहीं हो इस सकता, चीज़ का मुझे नहीं पता नहीं था। हो सकता। तीसरी चीज़ आ जाए, बजरी। बजरी डंप हो सकती है, चाहे कर लें। बजरी का इशू क्या है, जब कंक्रीट आप बनाते हैं, बजरी, सीमेंट और रेत को मिक्स करते हैं, तो जितना उसके अंदर जितने % मट्टी होगी उतनी स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म है। ओके। आपका 1:4 जो लेंटर की रेशो है, इसको 3000 PSI प्रेशर इसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड है, सही। जिसको M15 कहा जाता है। टेक्निकल है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। इसका यानी 3000 PSI का प्रेशर इस कंक्रीट को लेना चाहिए। अगर उसके अंदर मट्टी होगी तो कैसे लेगी? नहीं अब ले मट्टी आती है 2 तरह से, एक रेत में मट्टी आती है जी, और एक बजरी में मट्टी आती है। सही। अगर हम बहुत देर, महीना तो चलें ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत देर के लिए पहले बजरी स्टोर कर लें, ऐसे साइड में ओपन छोड़ दें, तो उसके अंदर मट्टी जाना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो मट्टी, क्या उस बजरी को वो झाड़ के करते हैं? नहीं करते। नहीं मिलेगी तो उसकी। उसके अंदर मट्टी आ जाती है। यही मसला रेत के साथ है। जब रेत ओपन पड़ी रहती है उसमें मट्टी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जितने भी जो बजरी और रेत और ये लोग हैं ना, सीमेंट भी लेंटर का उसी दिन मंगवाते हैं, ऐसे या ही है, एक दिन बिल्कुल, पहले हाँ, या 2 दिन बिल्कुल। पहले आता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, मेन जो है आपका, जिसने पूरे घर का लोड लेना है वो। तो बहरहाल स्टोर की, अब जैसे सरिया स्टोर नहीं हो सकता ओपन, रस्टी हो जाएगा वो, रस्टी हो जाएगा वो आगे। हालांकि उसका स्ट्रेंथ में इतना कोई इशू नहीं है, आप थोड़े से चल जाता है। लेकिन क्लाइंट कहता जी मैं तो जंगल सरिये देते नहीं ना, पैसे देते। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल इसमें
आप पहले भी एडवांस बाय भी कर ले, मैंने बड़ी बार कैलकुलेशन की है। क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि सर आपका मटेरियल करोड़ रुपए का है, हम आपको करोड़ पूरा देते हैं। हम कहते हैं सर हम लेके रखेंगे कहाँ, आप साइड पे प्रॉब्लम ये है या तो हम अपना कोई ऐसा गोडाउन बनाएं बड़ा कि वहाँ स्टोर करें, वो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, उसकी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन के पहले वहाँ उतारो फिर वहाँ से अपनी साइड पे लेके आओ, वो भी फिजिबल नहीं है। तो वो कहते हैं क्या करें, तो उनके लिए यही मशवरा होता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये बदकिस्मती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए ना करें, इसको बर्दाश्त कर लें। पूरे घर में 3 लाख 2 लाख 4 लाख आएगी, वो आपके वो जो आपका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये आप बर्दाश्त करें। अच्छा, इसमें जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है, आपको पूरा एक प्रोजेक्ट देता है, इसके माइलस्टोन पेमेंट की किस तरह से करते हैं आप लोग? देखिए इसमें फिर वही बात, 2 स्टेजेस हैं। तो इसमें एक पेमेंट एडवांस होती है, फिर उसके बाद पूरे माइलस्टोन्स बने होते हैं, यानी कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन, कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर वॉल्स, कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब, फर्स्ट फ्लोर वॉल्स, फर्स्ट फ्लोर स्लैब, फिर इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल पीसीसी, एक्सटर्नल पीसीसी, फिर वाटर प्रूफिंग और फाइनल पेमेंट, कोई 10-11 पेमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली आपने सारा ये पहले से डॉक्यूमेंटेड है, क्लाइंट को पता है कि किस स्टेज पे उसको क्या पे करना है, ताकि उसके लिए भी कोई सरप्राइज ना हो। 100% इवन एक तो स्टेज लिखी होगी कि माइलस्टोन लिखा होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस, तो क्लाइंट को पता है ये कंप्लीट करेंगे तो मैंने पेमेंट देनी है। कोई ऐसी छोटी चीज़ तो है नहीं, कोई सॉफ्टवेयर तो हम बना नहीं रहे कि जी उसका सामने हमने दिखा दिया और बैक एंड पे वर्किंग नहीं हुई। ये तो फिजिकल चीज़ है। अगर लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर वॉल्स कंप्लीट करनी है तो सारी दीवारें बनेंगी तो वो हर बंदे को नजर आएगा, तो तब उसकी पेमेंट इशू होगी। और दूसरा, आगे हमने डेट भी लिखी होती है कि आपकी ये पेमेंट, फ़र्ज़ करें आपका सितंबर में स्टार्ट हुआ 10 सितंबर को, तो आपकी ये पेमेंट 25 अक्टूबर को आएगी। तो वो 25 से 30 अक्टूबर हो सकती है, 20 अक्टूबर हो सकती है, 2-4-5 दिन ऊपर, ताकि मेंटली प्रिपेयर हो क्लाइंट कि जी मेरी फ़लाँ डेट को, कॉन्ट्रैक्ट उनके पास होता है कि फ़लाँ डेट को मेरी फ़लाँ पेमेंट्स ड्यू हो जाएंगी और मैं उसके फंड्स अरेंज करके। अच्छा, इस पे अनफोर्सीन रीज़न की वजह से जो कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, कोई ज़ल्ज़ला आ गया, कोई अभी जिस तरह कुछ अर्सा पहले आप लोगों की कुछ साइट थी बेसमेंट में पानी चला गया था, अब वो पानी निकालने का आपको 2-3 लाख रुपए पे करना पड़ा, तो इसकी ये जो कॉस्ट होती है ये कौन बेयर करता है? अच्छा, ये ना होते वैसे बहुत कम ऐसे इंसिडेंट, लेकिन अगर हो जाए वो फिर देख लेते हैं, अगर हमारी बर्दाश्त में हो तो वो हमारे, ना हो तो फिर क्लाइंट के म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल वो ठीक है, उसमें लिखा होता है। ऐसे बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अगर कभी हो जाए, अच्छा ऐसा होता है कि जहां हमें भी पता चल रहा होता है, क्लाइंट को भी नज़र आ रहा होता है कि यार इनमें इनका तो कोई कसूर है नहीं, एकदम मौसम ऐसा आ गया, कोई ऐसे कोई हादसा हो गया। अभी इसमें घर बन गया, आपने हैंड ओवर भी कर दिया अपने क्लाइंट को, व्हाट सॉर्ट ऑफ वारंटी और गारंटी यू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट्स? बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा, आपका 3 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया आपने मुझे दिया, मैंने बनाया, मैंने अपने सर्विस चार्जेस भी ले लिए, कल को वो घर गिर जाता है तो ही है, साढ़ा कुछ नहीं। वजह क्या है, मैं बनाने वाला हूँ, मैं ही कह रहा हूँ बदकिस्मती से। पहली बात यह है कि सर जी अगर मैं आपको लिख भी दूँ, कह भी दूँ कि वारंटी है, आप क्लेम कहाँ करेंगे? ऐसे ही है, कोई जगह ही नहीं है क्लेम करने के लिए। मैं आपकी कोई चीज़ चोरी करता हूँ, आप कहाँ क्लेम करेंगे? थाने में ना, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ये जो एग्रीमेंट है इसका कोई इदारा ही नहीं है। अच्छा, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे कि देखें जी इन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये क्वालिटी दूंगा, दी नहीं। पुलिस वाले को की पता कि ये क्वालिटी वो है कि नहीं। हाँ, देखे ना, कोई बंदा होना चाहिए, कोई टेक्निकल होना चाहिए जो ये देखे। मैं क्लेम करूँगा, मैं कहूँ सर जी वो जो मैंने कही थी वही है, ठीक है ना, मैंने जो नहीं कर सकता तो वो, उसके लिए मैं ये अक्सर कहता हूँ तो हमारा गवर्नमेंट को एक इदारा बनाना चाहिए, एक इदारा। अब वैसे तो हमारे गवर्नमेंट के इदारों का सारा ही बेड़ा गर्क है, अब ये बनाएंगे इसका भी पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो इस चीज़ को देखे कि आप क्लेम कर रहे हैं कि देखें इन्होंने मुझे वारंटी लिख के दी थी जी, और ये उसके मुताबिक नहीं है, इन्होंने मुझसे ये क्लेम किया था, ये उसके मुताबिक नहीं है, इन्होंने कहा था ये मटेरियल की क्वालिटी होगी, वैसा नहीं है। तो न्यूट्रल बंदा हो जिसको खुद भी इस चीज़ को समझता हो, वो कहे हाँ ये चीज़ है, ये आपका क्लेम है, या आप कहे नहीं सर तुसी पैसे ही घट लाए सी, जो आपने पैसे दिए उन्होंने बना दिया, अब वो ख़राब हो रहा है तो आपके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वारंटी क्या होती है, हम लोग जब कंप्लीट फिनिश घर बनाते हैं तो हम कहते हैं जी 3 माह तक ट्रबल शूटिंग तो होती है, घर की भी होती है, बिल्कुल। आप जाते हैं, आप यूज़ करते हैं,
ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं पे पानी कम आ रहा है, कहीं प्रेशर कम आ रहा है, कहीं ब्लॉकेज आ रही है, तो वो आप फ़ोन करते हैं कि जी कहीं पे तो पता लगता है जी फर्नीचर रखते हुए पेंट ख़राब हो गया, कहीं कोई चीज़ लग गई, लेबर ने मार दी कि उसको ज़रा फ्रेश कर दें। 3 माह तक तो ये हम सर्विस देते रहते हैं, मेंटेनेंस में देते रहते हैं। 3 माह के बाद भी हमने जिनका घर आज से 10 साल पहले भी बनाया है, 15 साल पहले भी बनाया है, उसमें ये होता है वो हमें कॉल करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने ये घर बनाया, हमारे पास सारा स्टाफ, वो कॉल करते हैं कि यार ये मेंटेनेंस है। हम जाके माइनर जो लेबर चार्जेस हैं और जो मटेरियल के चार्जेस होंगे बस वो उन पे उनको रिपेयर कर अच्छा, देते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? ये दुबई में मैंने बड़ा कॉमन देखा है कि आप पूरे जिस तरह बाकी सर्विसेज में हम लेते हैं, मंथली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई एक टीम ओवरसीज़ मुझसे 20,000 रुपया ले रही है, ठीक है, 20,000 के अगेंस्ट वो एक सर्टन नंबर ऑफ आप अपनी एक्टिविटीज़ लिख लेते हैं, यार इतनी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर कवर्ड है, पूरा साल कुछ भी हो जाएगा, मुझे लेफ़्ट राइट से प्लम्बर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पेंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे इनके साथ, कुछ भी होगा मैं इनको कॉल करूँगा, इनकी सर्विस टीम आएगी, आके मेरा वो मसला हल कर जाएगी। इसके ऊपर कभी आप लोगों ने नहीं सोचा? सोचा भी, ये सर्विस दी भी, वो आप लोगों ने शुरू भी की थी? शुरू की और कानों को हाथ लगा के बंद कर दी। अच्छा, क्यों? उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक ये है कि ये कॉन्सेप्ट जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मुल्क है वहाँ चलता है। अब आप एक आम आदमी सोचे यार मुझसे 10,000 रुपया महीना ले रहे हैं, 3 महीने हो गए मैंने उनको इलेक्ट्रिशियन तक भी नहीं बुलाया, मैं क्यों ये ज़ाया करूँ? अच्छा, मैं 10,000 दे रहा हूँ, साल का 1,20,000 दे रहा हूँ, और पूरे साल में इन्होंने किया क्या? अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि यार अगर मैं इनकी सर्विस ना ही लूँ और अगर मुझे कुछ 5 बार को मसला बन भी गया तो मैं अपनी लेबर दे दूंगा, बाहर से लेबर मिल जाती है, वो मुझे टोटल 20,000 भी कॉस्ट नहीं करनी, ऊपर का लाख मैं क्यों दे रहा हूँ? तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट किया था ना, अच्छा हमने उसमें मंथली का, हमने कहा आप बोला, जब आपने एक कंपनी को कॉल की, उनका राइडर वहाँ से चला, इलेक्ट्रिशियन है, अब इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर ये स्किल्ड लेबर में आते हैं, ये कोई सादा कोई आम बंदा नहीं है। तो यानी कि ये वो उसने वहाँ से बाइक ली, वो गया, आगे गया, उसने आधा घंटा चेक किया, चेक करने के बाद उसने कहा जी ये ऐसा नहीं है। अब हमने वो चेक करने के, फ़र्ज़ करो उन्होंने बताया जी आपके ये 5,000 के एक्सपेंस आएगा, उन्होंने कहा नहीं यार तुझे महंगी हो, हमने नहीं कराना। तो हमने एक चार्जर किया यार 100 रुपया उसको फ्यूल का दे दे, लोग वो भी नहीं थे देते। अच्छा, वो भी नहीं थे देते। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमने फिर कानों को हाथ लगा के ये सर्विस बंद कर दी। जो आप दुबई और बाहर का रेफरेंस दे रहे हैं, अच्छा मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम कोई, हमारी मजबूरियां अपनी हैं, हमारी उस तरह से इनकम्स नहीं है, लोगों के अपने मसाइल हैं, महंगाई इतनी हो रही है, अब लोग कहाँ पे अब एडवांस ये भी दें, और जो क्लास इसको अफोर्ड करती है वो बहुत कम है जी। वो इतनी कम है कि उसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी कंपनीज को पूरा उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। रिलाई नहीं। अब फर्ज करें मैं कंपनी बना लेते हैं कि जी आप कितने लोग होंगे जो ये सर्विस लेंगे, वो इतने कम होंगे कि उससे इस कंपनी का सेटअप ही नहीं चल सकता। तो जहाँ पे आपके पास क्लाइंटेज होगी, कोई क्वांटिटी होगी किसी चीज़ की, तो वही काम सर्वाइव करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अरुण अभी डेफिनेटली 1.5 घंटा हो गया हमारी पॉडकास्ट को, तकरीबन 1 घंटा 22 मिनट हो गए हैं। अच्छा। तो टाइम की भी थोड़ी ज़ाहिर है हम लोगों ने पाबंदी करनी है। हम कमर्शियल साइड को भी टच ही नहीं कर पाए, ठीक है, तो इंशाल्लाह एक और फिटिंग रखेंगे जिसमें डेफिनेटली कमर्शियल को भी हम टच करेंगे, क्योंकि कमर्शियल के अंदर बहुत सारे मिथ हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं अभी परसों में गया हुआ था एक जगह पे, अब वहाँ 2nd फ्लोर के ऊपर जिम था, जो कि बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पे जिम होता है। अब जिम के अंदर जो वेट है वो टनों के हिसाब से है, क्या वो बिल्डिंग रेडी है उसके लिए? अब ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इंशाल्लाह हम जो एक और फिटिंग करेंगे तो उस पर जो हमारी कमर्शियल वाली साइड है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त काफ़ी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद द रेजिडेंशियल। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए, बहुत यकीन करें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, एंड आई होप कि ये मेरी ऑडियंस के लिए भी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं आप लोगों के लिंक भी लगा दूंगा नीचे जो आप लोग काम कर रहे हैं। आखिरी चीज़ मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी डोमेन से, कि क्या ऐसा कुछ देख रहे हैं आप लोग या खुद कर रहे हैं या आपकी डोमेन में कि डिजिटली कुछ करना जा रहे हैं आप लोग? देखें, हम बिल्कुल हम अब वर्किंग कर रहे हैं, चूँकि हमारा काम ऐसा है कि हम वैसे अब ऐप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐप बनाएं, लोगों को कोई अपनी को घर बनाना चाह रहा है उसको उस ऐप पे सारा कुछ मिल जाए, उसको सारी सर्विसेज भी मिल जाएं, उसको एस्टिमेट मिल जाएं, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन बेसिक लेमैन कुछ नहीं पता, हम सवाल पूछे होंगे, आप सवाल उसको फिल करें, आपके सामने सारा चट्टा खोल के सामने आ जाए। तो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये और हमने ये स्टार्ट किया था, हमसे पहले
किसी ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखे, किसी ने वीडियोस नहीं बनाई। ये वीडियोस टेक्निकल भी हैं कि ऑन साइट आप डिफरेंट कामों को कैसे करेंगे, तो और भी लोग आना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी बात है, ये अवेयरनेस आ रही है और अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं और इससे फ़ायदा होगा लोगों को। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी आपकी ऐप के लिए। किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो टेक्निकली डिजिटली तो हम लोग हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ना। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है ये आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।